अध्याय 11 मन परिणाम और आशा। बाई जेमिन की स्थिति के बारे में लिलिथ को थोड़ा दुख होने का कारण ये था कि उसने उस पर भरोसा करने और विश्वास करने का फैसला किया था क्योंकि वर्तमान में उसकी अपनी समस्याएं थीं। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि लिलिथ को उसे इस तरह देखकर दुख हुआ था। वे एक दूसरे को केवल 2 या 3 घंटों से जानते थे और एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत की मात्रा भी बहुत अधिक नहीं थी। इसके अलावा लिलिथ ने अपने जीवनकाल में परिवार के नुकसान से भी बदतर कई चीजें देखी थी। उसके लिए यहां तक कि पूरी जाति का पतन जहां खून के आंसू बहाए गए थे, इतना अजीब दृश्य नहीं था। अब वह केवल यही आशा कर सकती थी कि उसका परिवार सुरक्षित हो और उसके साथ कोई दुर्घटना न हुई हो। अन्यथा यदि वह गिर गया और फिर नहीं उठा तो उसकी मृत्यु समय की बात थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी लिलिथ को आशा थी कि ऐसा नहीं होगा। दुर्भाग्य से लोगों का भाग्य कभी कभी बेहद क्रूर हो जाता है। जिस नंबर पर आप पहुंचना चाहते हैं वह सेवा से बाहर है या बैटरी से बाहर है। कृपया पुनः प्रयास करें। टकराना। बाई जेमिन ने संदेश खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया जब उसने सेल फोन को अपने सामने दीवार पर पटक दिया, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो गया और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने फोन के सभी हिस्सों के जमीन पर गिरने का इंतजार किए बिना बाई जेमिन ने जिस कुर्सी पर बैठा था उसे पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे फर्श पर पटक दिया। लकड़ी अनगिनत टुकड़ों में टूट गई और उसके टुकड़े हर जगह उड़ गए। मानो वह पागल हो गया हो, बाई जेमिन ने उसके पास मौजूद हर चीज को पकड़ लिया और उसे नष्ट कर दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि वह कितना शोर मचा रहा था या उसका रवैया कैफेटेरिया के बाहर के लोगों को डरा सकता था या नहीं। अब जब वह अपने परिवार के 3 सदस्यों में से किसी से भी संपर्क नहीं कर सका तो उसने सबसे बुरा मान लिया था। इस समय वह दूसरे लोगों के डर की परवाह कैसे कर सकता है। 20 से अधिक कुर्सियों और कई मेजों को नष्ट करने के बाद अपनी ताकत के दुरुपयोग के कारण बाई जेमिन की सहन शक्ति तेजी से कम होने लगी, जिससे वह सामान्य से अधिक तेजी से थकने लगे। वह फर्श पर गिर गया, दीवार से अपनी पीठ टिका ली और एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। लिलिथ ने चुपचाप उसकी ओर देखा और उसके द्वारा महसूस की गई सारी हताशा, उदासी, क्रोध और दर्द को बाहर निकालने का इंतजार किया। कैफेटेरिया में सन्नाटा छा गया और जो एकमात्र आवाज सुनी जा सकती थी वह बाहर से आ रही गड़गड़ाहट की आवाज थी। धुंधली दूर की रोशनी जो रोशनी के रूप में काम करती थी, ऐसे उदास वातावरण के बीच व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन गर्मी का एक दुर्लभ स्रोत प्रदान कर सकती थी। बाई जमीन रोई नहीं। अतार्किक लेकिन यथार्थवादी तरीके से भड़ास निकालने के बाद वह बस चुप और निश्चल हो गए। उसे अतीत में एक बार उन लोगों द्वारा धोखा दिया गया था जिन पर उसने पूरे दिल से भरोसा किया था। उस समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया ढह गई हो और उसे अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, यहां तक कि उसके कमरे से बाहर निकलना भी हर दिन एक चुनौती थी। उस दुख, दर्द और वीरानी के बीच उसका परिवार उसके साथ था, ठीक वैसे ही जैसे वे हमेशा से थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। उस क्षण से बाई जेमिन काफी हद तक बदल गई थी। उन्होंने दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दिया, किसी महिला के साथ संबंध बनाने की चिंता में समय बर्बाद नहीं किया और अपना सारा समय पढ़ाई और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत करने में समर्पित कर दिया। हालांकि लगभग 3 घंटों में वो सब कुछ जो वह कई वर्षों से लड़ रहा था खत्म हो गया। उनका परिवार, गर्मजोशी का एकमात्र स्रोत जो उन्हें आरामदायक महसूस कराता था, संभवतः मर गया था। जब भी वह कल्पना करता कि उसके पिता, उसकी माँ या उसकी गोद ली हुई छोटी बहन मरने से पहले रो रही थी और मदद मांग रही थी, तो उसका खून इतनी तेजी से उबलता था मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। 20 मिनट बाद लिलिथ ने अंततः कहा, बाई जेमिन, आपका परिवार शायद अभी भी जीवित है। उसका शरीर धीरे से कांप उठा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुप रहा, उसके अगले शब्द सुनने के लिए उत्सुक रहा। हालांकि बाई जेमिन को नहीं पता था कि लिलिथ कितना मजबूत था। अतीत की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होने के बाद भी उसे लगा कि अगर वह वास्तव में ऐसा चाहती तो उसकी उंगलियों का एक झटका उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए पर्याप्त था। इसलिए इस समय उसके शब्द उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जब सोल रिकॉर्ड एक नई दुनिया में आता है तो वह मन जो हमेशा उस दुनिया में था लेकिन निष्क्रिय था, अंततः चलना शुरू कर देता है।
अब कल्पना करें कि आप 20 साल बिस्तर पर बिताते हैं और अचानक आप उठते हैं और पूरी गति से दौड़ना शुरू कर देते हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा? भाई जेमिन ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। थोड़ी कर्कश आवाज में उन्होंने उत्तर दिया, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। मांसपेशियां शरीर के वजन का समर्थन नहीं कर सकती, स्नायुबंधन दबाव का सामना नहीं कर सकते हैं, और हृदय इतनी आसानी से धड़कने के बाद पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर सकता है इतने लंबे समय के लिए। सही है, ये सब नष्ट हो जाएगा। लिलिथ ने धीरे से सिर हिलाया और जारी रखा, ठीक यही अब हो रहा है। अनगिनत वर्षों की चुप्पी और शांति के बाद इस दुनिया का मन आखिरकार हर जगह घूमने लगा, जिससे विश्व व्यवस्था गड़बड़ा गई। जैसा कि लिलिथ ने बताया, भाई जेमिन को खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ा और वह बैठने के लिए एक स्वस्थ कुर्सी की तलाश में थी। उसने अपनी इंद्रियों को उस पर केंद्रित रखा, एक भी शब्द चूकने की हिम्मत नहीं की। मनुष्यों का शरीर स्वभाव से कमजोर होता है, इसलिए उनमें से अधिकांश मन की लहर के झटके को झेलने में विफल रहे, उन उत्परिवर्तित प्राणियों में बदल गए, दुनिया के मन से मजबूत और असीमित सहनशक्ति के साथ, लेकिन बिना किसी बुद्धि के। दूसरी ओर अधिक लचीले शरीर वाले जानवरों और बेहतर जीवन प्रत्याशा वाले पौधों के मन के अनुकूल होने, विकसित होने और भयानक प्राणी बनने की अधिक संभावना होती है। लिलिथ का स्पष्टीकरण सुनने के बाद भाई जेमिन को अंततः कई बातें समझ में आईं। सोल रिकॉर्ड नामक इस अजीब इकाई के प्रारंभिक कार्य से लेकर इतने सारे मनुष्य ज़ोंबी में क्यों बदल गए और पहले हानिरहित कीड़े और जानवर अचानक इतने क्यों बदल गए। हालांकि इस समय वह इन सब के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। तो मेरे परिवार के बारे में क्या? उसने उदासीन स्वर में पूछा। हालांकि भाई जेमिन की आवाज व्यावहारिक रूप से भावशून्य थी, लिलिथ, जिसने अपनी भटकन के दौरान अनगिनत जिंदगियां देखी थी, जब उसने ये सवाल पूछा तो उसने अपनी निगाहों में उतार चढ़ाव को नोटिस किया। जाहिर है, हालांकि वह शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी उम्मीद पर टिके रहने की कोशिश में उसका दिल अशांत था। जीवित प्राणियों के अलावा ये भी संभावना है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं मन तरंग से पीड़ित होंगी। फिर यह संभव नहीं है कि संचार उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाएंगे या सिग्नल द्वारा पहुंची दूरी असीम रूप से कम हो जाएगी। लिलिथ ने इशारा किया। उसका स्पष्टीकरण सुनते ही भाई जेमिन की आंखें चमक उठीं। सचमुच, अगर कोई खिड़की के बाहर की अतार्किक दुनिया को ध्यान से देखे तो लिलिथ की बातें काफी हद तक समझ में आती हैं। उसके हाव भाव में बदलाव और उसकी आंखों का रंग वापस आता देख लिलिथ ने तुरंत कहा, इसके अलावा यह मत भूलो कि अराजकता के दौरान आपके परिवार ने भी अपने सेल फोन खो दिए होंगे या उनके पास इसे उठाने का समय नहीं होगा। भाई जेमिन अंततः खड़े होने से खुद को रोक नहीं सकी। उसकी पहले की सुस्त निगाहें एक बार फिर आशा से जगमगा उठी थीं। पहले वह भावनाओं से इतना अभिभूत हो गया था कि लिलिथ ने अभी अभी जो उल्लेख किया था, उतनी छोटी चीज के बारे में भी सोचने में असमर्थ था। वास्तव में ये बहुत प्रशंसनीय था कि उसके परिवार के पास अपने सेल फोन उठाने का समय नहीं था या भागने के दौरान वे टूट गए। भले ही यह सब एक क्षणभंगुर आशा थी, भाई जेमिन इसे खत्म नहीं होने देना चाहती थी। वो एक बड़े कदम के साथ उस कुर्सी की ओर बढ़ा जहां लिलिथ बैठी थी और उसे धीरे से गले लगाते हुए धीरे से कहा, धन्यवाद। अनजाने में वह मदद नहीं कर सका, लेकिन लिलिथ के शरीर से निकलने वाली गुलाब की उत्तम खुशबू से आश्चर्यचकित हो गया। उसके मुलायम काले बाल हल्के से उसके चेहरे को सहला रहे थे, मानो यह उसके प्रेमी का दुलार हो। नरक का अनुभव करने और फिर स्वर्ग में वापस आरोहित होने के बाद, यहाँ तक कि उसका प्रथम आदेश रक्त हेरफेर भी उसके दिल को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर सका। अस्थिर भावनाओं के कारण वह पूरी तर्कसंगतता के साथ नहीं सोच रहा था। लिलिथ यह बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने उसे दूर धकेलने की जहमत नहीं उठाई। उसके लिए भाई जेमिन एक छोटा लड़का था। इसके विपरीत उसने मजाक में कहा, यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मुझे यहीं ले चले टिल्ड। जैसे कि उसे कोई बिजली का झटका लगा हो, भाई जेमिन तुरंत उससे पीछे हट गई और उसे संदेह से देखते हुए कहा, आप इसके बारे में भूल सकते हैं। वास्तव में यदि उस क्षण की गर्मी और उसके निर्णय पर हावी न होने वाली भावनाएं न होती तो भाई जेमिन निश्चित रूप से लिलिथ के पास जाने की हिम्मत नहीं करती। उसका संपूर्ण अस्तित्व अत्यंत आकर्षक था और उसकी प्रत्येक क्रिया मोहकता से भरी हुई थी।
यहाँ तक कि वह, जो आमतौर पर काफी शांत रहता था, अगर वह वास्तव में विरोध करना चाहती थी तो उसे भी विरोध करने में जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। ओह आओ वोंटिल्डा, बिगाड़ मत बनो। लिलिथ ने बेहद प्यारा चेहरा दिखाया, जो उसके आकर्षक शरीर के लिए एक बेहतरीन जवाब था। इस ठंडे मौसम में मुझे यकीन है कि अगर हम एक दूसरे को प्यार से गले लगाएंगे तो हमारे शरीर खुश होंगे। बाई जेमिन ने अपनी आंखें घुमाई और प्रतिक्रिया देने ही वाली थी कि धातु का दरवाजा धीरे से खटखटाया गया। अध्याय 12, बैठक और योजनाएं। बाहर से आ रही आवाज सुनकर बाई जेमिन और लिलिथ एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे, इससे पहले कि वह दरवाजे के पास गया और बिना कुछ कहे उसे खोल दिया। दूसरी ओर एक छात्रा खड़ी थी, जो हालांकि बहुत सुंदर नहीं थी, फिर भी काफी सुंदर मानी जाती थी। हालांकि इस समय उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी सुस्त थी और उसकी आंखों में डर के कारण वह काफी दुखी लग रही थी। छात्र बाई जेमिन की अचानक उपस्थिति से आश्चर्यचकित लग रहा था, जिसने धमाके के साथ दरवाजा खोला था। उसने अनजाने में कमरे के अंदर देखा और जब उसने अंदर गंदगी देखी तो चौंक गई। वह स्थान हर जगह लकड़ी के टुकड़ों के साथ अस्त व्यस्त था, मानो कोई तूफान आ गया हो। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बाई जेमिन ने अपने से 1 या 2 साल छोटी लड़की की ओर देखते हुए पूछा। क्षमा करें। लड़की ने उस बात के लिए माफी मांगी जो बाई जेमिन को समझ नहीं आई और उसने तुरंत कहा, बिग ब्रदर बाई, कुछ शिक्षक, बिग सिस्टर शांगरुआन, बिग ब्रदर चेन और बाकी लोग आगे क्या करना है ये तय करने के लिए एक बैठक करने वाले हैं। वे चाहेंगे कि आप भी इसमें भाग लें। इस छात्रा का नाम कई जिंगी था और दुनिया बदलने से पहले वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की छात्रा थी। वह मानवीय रिश्तों और भावनाओं के मामले में बहुत होशियार थी। अब जबकि सब कुछ बदल गया है, काई जिंगी भी स्पष्ट थी कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का अनुसरण करके उसके जीवित रहने की अधिक संभावना होगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी था कि किसी को ठेस न पहुंचे, क्योंकि जरूरी नहीं कि नियम पहले जैसे ही रहें। उसकी बातें सुनकर बाई जेमिन सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। ठीक है, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। मैं एक पल में वहां पहुंच जाऊंगी। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके सामने वाली लड़की उसका नाम जानती थी। आखिरकार उन्होंने काम किया था, ये स्वाभाविक ही था कि कोई उनका नाम चारों ओर फैलाना शुरू कर देगा, विशेषकर वे लोग जिनकी उसने जान बचाई थी। कई जिंगी ने तुरंत खुद को माफ कर दिया और चली गई। वह समझ सकती थी कि उसके सामने वाले युवक का मूड कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए वह गलत शब्द कहने को लेकर चिंतित थी। इससे पहले कि बाई जेमिन कुछ कह पाती, लिलिथ ने सलाह दी, बाई जेमिन, याद रखें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वह बदल गई है और अब वह वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। हालांकि यह अब इतना स्पष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यह केवल एक नई शुरुआत है। युग धीरे धीरे लोग बदल जाएंगे। अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें, अन्यथा आपकी मृत्यु किसी राक्षस या उत्परिवर्तित पौधे के कारण नहीं होगी। बाई जेमिन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, उसके शब्दों पर विचार किया। कई सेकंड के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और धन्यवाद दिया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, मैं इसे याद रखूंगा। लिलिथ ने उसे एक फ्लाइंग किस दिया और जवाब में एक आकर्षक मुस्कान दी। बाई जेमिन ने उसे बहुत देर तक देखने की हिम्मत नहीं की और बास्केटबॉल कोर्ट की दिशा में चले जाने पर उसने तुरंत अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। उसकी प्रतिक्रिया पर लिलिथ धीरे से हंसी, जिससे उसके बड़े स्तन आकर्षक ढंग से हिलने लगे। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इस तरह के अद्भुत लेकिन साथ ही खतरनाक तमाशे को देखने वाला कोई आदमी नहीं था। लगातार खतरों और प्रतीत होने वाली अंतहीन लड़ाइयों के कारण बाई जेमिन की नसें शांत होने और उसके शरीर पर तनाव महसूस होने के बाद उसने अंततः अपने आसपास के लोगों पर अधिक ध्यान दिया और बास्केटबॉल कोर्ट के रास्ते में कई चीजों को आसानी से देखा। अधिकांश लोगों की, चाहे वे पुरुष हो या महिला, शिक्षक हो या छात्र, की आंखें आशंका से भरी थीं और वे अपने आसपास को निरंतर सतर्कता से देखते थे। उनमें से कुछ में पागलपन के लक्षण भी थे। अपने बालों को कसकर पकड़ना और असंगत बातें कहने से पहले वे जोर जोर से हंसने लगे, जैसे कि कुछ अजीब बात हुई हो। ये सब देखकर बाई जेमिन लिलिथ द्वारा उसे पहले दी गई सलाह से सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। अनजाने में उसने अपनी सुरक्षा एक पायदान ऊपर उठा ली। वह नहीं चाहता था कि इन लोगों में से कोई उसकी पीठ में छुरा घोंप दे।
बाई जेमिन का मरने का कोई इरादा नहीं था, किसी दूसरे इंसान के हाथों मरने की बात तो दूर। जैसे ही वह बाकियों से दूर एक कोने के पास पहुंचा, बाई जेमिन ने शांगुआन बिन जू, चेन हे, पेंग लियांग, साथ ही 4 शिक्षकों को देखा, 3 पुरुष और एक महिला। वह महिला जिया जियाओ थी, जिसे बाई जेमिन ने पहले बचाया था। उसे पास आते देख 7 लोगों के समूह ने बातचीत बंद कर दी और तरह तरह के भावों से उसकी ओर देखा, कृतज्ञता, जिज्ञासा, उदासीनता, दया, अविश्वास और विभिन्न लोगों से आने वाली कई अन्य भावनाएं। जब वह अंततः समूह में शामिल हो गया, तो लियांग पेंग लापरवाही से मुस्कुराया और उसे लापरवाही से अभिवादन किया, यो छोटा भाई बाई जेमिन। अरे! बाई जेमिन ने संक्षिप्त सिर हिलाकर उनका स्वागत किया। हालांकि लियांग पेंग के पास भयानक ताकत थी, लेकिन उसके विचार बहुत सरल लगते थे। अब जब डर से प्रभावित हुए बिना सोचने की क्षमता वाले शिक्षक और साथ ही लड़ने में सक्षम लोग यहाँ हैं, तो आइए इस बैठक को शुरू करें। शांगुआन बिन जू ने देर नहीं की और तुरंत मुद्दे पर आ गई। उसने बाई जेमिन की ओर दोबारा नजर भी नहीं डाली और न ही उसके द्वारा अपने लिए एक कमरा रखने के बारे में कुछ कहा। वर्तमान में बहुत से लोग एक ही स्थान पर सो रहे थे और यद्यपि वे एक साथ भीड़ में नहीं थे, ये निश्चित रूप से उनके लिए एक निजी स्थान होने जितना आरामदायक नहीं था। यहाँ तक कि शांगुआन बिन जू और बाकियों को भी ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ। उनके द्वारा अपने लिए इतनी बड़ी जगह लेने से कई लोग स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी ताकत देखने या उसके बारे में सुनने के बाद किसी ने भी उसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक शांगुआन बिन जू की बात है, उसे कोई परवाह नहीं थी। एक पल इंतजार करें। बाई जेमिन ने उसे आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया। शांगुआन बिन जू ने थोड़ा भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही, उसके अगले शब्दों का इंतजार करती रही। अगर आप लड़ने की हिम्मत और कुछ क्षमता वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उपराष्ट्रपति लियान शुन को भी यहाँ होना चाहिए, बाई जेमिन ने बताया। ओह! जब शांगुआन बिन जू ने उसकी बातें सुनी तो उसकी खूबसूरत नीली आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने उस दिशा में देखा जहां लियान जून खड़ा था और उसे अपनी ओर आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए देखकर उसका दिल घृणा से भर गया। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है, शांगुआन बिन जू ने ठंडे स्वर में कहा। उसके स्वर में उपहास और तिरस्कार का भाव था। उसने कहा, उसने मुझसे ये भी छिपाया कि वह उन प्राणियों से लड़ सकता है, जिसका मतलब है कि वह काया है। ऐसा व्यक्ति जरूरत के समय मदद करने के बजाय केवल बोझ बन जाएगा। बाई जेमिन ने बस अपने कंधे उचकाए और आगे कोई टिप्पणी नहीं की। तो फिर चलो जारी रखें, शांगुआन बिन जू ने नाराज होकर अपनी चिंताएं बताईं। वर्तमान में तूफान काफी भयंकर है। चूंकि हम में से प्रत्येक इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, इस प्रक्रिया में अन्य लोगों को बचा रहे थे, यह अपरिहार्य था कि हम और अन्य लोग भीग जाएं। वास्तव में फिलहाल हर कोई ठंड से कांप रहा था और कई लोगों को संभावित सर्दी के संकेत के साथ छींक आ रही थी। उनके कपड़े पूरी तरह से गीले होने और ठंडे मौसम के कारण शरीर का तापमान एकदम से गिर गया था और बीमारियों का आना केवल समय की बात थी। यहाँ तक कि शांगुआन बिन जू की सफेद पोशाक भीग गई थी और उसके आकर्षक शरीर से कसकर चिपक गई थी। इसने स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, चाहे वह शिक्षक हो या छात्र। यहाँ तक कि सुंदर और दयालु चेन भी उसे गुप्त रूप से कई बार देखने से रोक नहीं सका। शांगुआन बिन जू ने आगे कहा, इस दर पर इन्फ्लुएंजा और बुखार जैसी बीमारियों का आना केवल समय की बात है। इस समय हम विश्वविद्यालय के बाहर की दुनिया की स्थिति के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। मैंने अपने से संवाद करने की कोशिश की परिवार, लेकिन जाहिर तौर पर सिग्नल में किसी तरह की समस्या है। चेन हे ने सिर हिलाया। मैंने अपने परिवार से भी बात करने की कोशिश की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उनकी बातें सुनकर बाई जेमिन की आंखें चमक उठीं। चूंकि उनकी भी यही समस्या थी, लिलित के शब्द शायद वास्तविक थे और हालांकि वह नहीं जानता था कि उसका परिवार जीवित है या नहीं, लेकिन आशा बहुत जल रही थी। फिर मैं अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग टीमें बनाना चाहूंगा। शांगुआन बिन जू ने अंततः अपना वास्तविक उद्देश्य बताया। एक टीम पुरुष छात्रावास और महिला छात्रावास से कपड़ों की खोज करने की प्रभारी होगी। इस प्रक्रिया में जो लोग अभी भी जीवित हैं उन्हें बचाएंगे।
दूसरी टीम वहां जाने की प्रभारी होगी। विश्वविद्यालय की फार्मेसी सर्दी की दवा, बुखार की दवा और जो कुछ भी संभव है उसकी तलाश में है। चेन हे ने कहा, कैफेटेरिया में बाई जेमिन को एक सप्ताह तक 100 से अधिक लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन मिला। अगर हम और लोगों को जोड़ते हैं तो भी राशन लगभग 3 दिनों तक चलने में सक्षम होना चाहिए। ये पर्याप्त समय से अधिक है सेना और पुलिस को अपना कदम उठाने के लिए। उनकी बातें सुनकर लगभग सभी ने राहत की हल्की सांस ली। भले ही ज़ूम्बीज़ बहुत सारे थे या भले ही वे अजीब उत्परिवर्तित जीव शक्तिशाली थे, आधुनिक आग्नेयास्त्रों की शक्ति के सामने उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। केवल बाई जेमिन और शांगुआन बिंग जू के भाव उदासीन थे और उन्होंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। ये देखकर कि किसी को भी उसकी बातों का विरोध नहीं है, शांगुआन बिंग जू ने सिर हिलाया और जारी रखा, अब हमें टीमें बनानी चाहिए और कार्यों को विभाजित करना चाहिए। अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए टीमों को सर्वोत्तम संभव तरीके से बनाया जाना चाहिए। एक क्षण रुकें, मैं अकेले जाना चाहूंगा। अध्याय 13 नया कौशल पत्थर दिल। अब तक शांगुआन बिंग जू के भाषण और स्पष्टीकरण बेहद तार्किक थे। यही कारण है कि अब तक किसी ने भी उसे नहीं टोका था और यहां तक कि शिक्षक भी इस बारे में कुछ भी कहे बिना केवल किनारे से देखते रहे थे। वह वास्तव में पूरे देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक की छात्र संघ अध्यक्ष बनने के योग्य थी। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक आवाज अचानक बीच में आ जाएगी। एक क्षण रुकें, मैं अकेले जाना चाहूंगा। सभी की निगाहें स्वतः ही उस व्यक्ति की ओर चली गईं जिसने अभी अभी अलग अलग भावों से बात की थी। चेन हे की अभिव्यक्ति अनिश्चित लग रही थी कि वह रो यहाँ से लियांग पेंग प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत स्तब्ध लग रहे थे और शिक्षकों के पास विभिन्न प्रकार के विचार थे जो उनकी अभिव्यक्तियां स्पष्ट कर रही थीं। दूसरी ओर शांगुआन बिंग जू ने बाई जेमिन को थोड़ा थका हुआ दिखाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम अकेले जाना चाहती हो? क्या तुम पागल हो? बाई जेमिन अविचलित रही और उसने अपने सामने सुंदर महिला की अभिव्यक्ति की परवाह नहीं की। शांति से उसने धीरे से कहा, मैं पागल हूं या नहीं, आपको मेरे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिस शांगुआन। जियाजियो, बाई जेमिन के शिक्षक, उसे समझाने की कोशिश किए बिना नहीं रह सके। छात्र बाई, आप इस पर थोड़ा और विचार क्यों नहीं करते? आप चारों की ताकत के साथ आपको किसी भी चीज और संभावनाओं के खिलाफ ठीक रहना चाहिए, उत्तरजीविता निश्चित रूप से अधिक होगी। बाई जेमिन ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जाहिर है उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। अफसोस की बात थी कि इनमें से कोई भी व्यक्ति उसे नहीं जानता था, अन्यथा उन्हें पता होता कि एक बार बाई जेमिन ने कोई निर्णय ले लिया तो उसे अपना मन बदलना व्यावहारिक रूप से असंभव था। आप केवल स्वार्थी ढंग से काम कर रहे हैं और व्यर्थ में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जैसा चाहो वैसा करो। शांगुआन बिंग जू ने उसे उदासीनता से देखा। दरअसल उसकी निगाहें इतनी ठंडी थीं कि ऐसा लगता था कि उसमें लोगों की आत्मा को भेदने और उन्हें पूरी तरह से जमा देने की क्षमता है। तो फिर मैं यही करूंगा। बाई जेमिन ने शांति से सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ते हुए कहा, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यह कार्य किसी और समय के लिए छोड़ दिया जाएगा। कल आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा कार्य क्या है। सभी को शुभ रात्रि। एक और पीछे की ओर देखे बिना बाई जेमिन चली गई और गलियारे के अंत तक गायब हो गई। वह बहुत ठंडा आदमी लगता है ना? चेन हे ने अपना सिर खुजलाया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि बाहर से वह सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर से वह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित था। बाई जेमिन चेन से मिले पहले व्यक्ति थे जो शांगुआन बिंग जू के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहने में सक्षम थे। यहां तक कि स्वयं चेन हे, जिसे अनगिनत लोग एक उत्कृष्ट व्यक्ति मानते थे, भले ही वे पुरुष हो या महिलाएं, उसके आकर्षण के जाल में फंस गए थे, भले ही उसका पहले ऐसा कोई इरादा नहीं था। शांगुआन बिंग जू की स्वर्गीय सुंदरता, उसका बर्फीला व्यक्तित्व और उसकी रहस्यमय पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ अलौकिक आभा ने निस्संदेह उसे न केवल विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी सुंदरता बना दिया, यहां तक कि पूरे बीजिंग में ऐसी दूसरी महिला ढूंढना मुश्किल था जो उसकी तुलना कर सके। इसे भूल जाओ, चलो फिर जारी रखें। शांगुआन बिंग जू ने बाई जेमिन की धीरे धीरे गायब हो रही पीठ को देखा और अपनी निगाहें हटाने से पहले ठंडे स्वर में कहा।
उसके इरादे नेक थे और वह नहीं चाहती थी कि कोई व्यर्थ मरे। हालांकि यदि वह आदमी अकेले कार्य करना चाहता था तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी और केवल उसे अकेले मरने दे सकती थी। आप उन लोगों से इतने दूर क्यों दिखते हैं? बाई जेमिन के वापस आने पर लिलिथ ने सवाल किया। उपस्थित न होते हुए भी समूह की बातचीत उसने स्पष्ट रूप से सुनी थी। बाई जेमिन ने एक कुर्सी उठाई और उसके सामने बैठ गई। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, वह थोड़ा मुस्कुराया और टिप्पणी की, वह कौन था जिसने मुझे अपने आसपास के लोगों से अधिक सावधान रहने के लिए कहा था? लिलिथ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी निगाहें उस पर सिकोड़ ली और धीरे से कहा, नहीं, नहीं। हालांकि वास्तव में मैंने तुम्हें आपसे अन्य मनुष्यों के प्रति सावधान रहने के लिए कहा था। उस समूह और बाकी लोगों के प्रति आपका रवैया अजीब रहा है के साथ शुरू। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और लिलिथ मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने कहा, खासकर शांगरुआन बिन जू नाम की उस महिला के प्रति। उसके प्रति आपका रवैया ठंडा और दूर का है। संदेहास्पद। बाई जेमिन ने हल्के से आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली और यादों का एक गुच्छा बिजली की गति से उसकी स्मृति में चमकने लगा। हालांकि वे यादें अब दुख नहीं देती, अतीत का दर्द कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हो सका। किसी व्यक्ति का अतीत वही नींव था जिस पर वर्तमान टिका होता था और जहां भविष्य का निर्माण होता था। धीरे धीरे उसने फिर आंखें खोली। उसी क्षण उसके रेटिना पर कई हरे अक्षर चमक उठे। अतीत से पीड़ा, वर्तमान में सावधानी, भविष्य के प्रति अवज्ञा। आपने निष्क्रिय कौशल हासिल कर लिया है, स्टोन हॉट। जब बाई जेमिन ने वह संदेश पढ़ा जो अचानक सामने आया था तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अचानक एक हुनर कैसे हासिल कर लिया? उसे स्तब्ध देखकर लिलिथ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और असमंजस में पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? बाई जेमिन तुरंत अपनी स्तब्धता से बाहर निकली और तेजी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसे भूल जाओ, लिलिथ। आप मुझे कौशल के बारे में और सोल रिकॉर्ड के बारे में अधिक क्यों नहीं बताते? लिलिथ ने उसे गहराई से देखा और अंत में हल्के से आह भरते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। फिर मुझे सोल रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा समझाने दीजिए। बाई जेमिन तुरंत सीधी बैठ गई और अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया, इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि बाद में क्या हुआ था। द सोल रिकॉर्ड एक अज्ञात इकाई है जिसे कोई भी कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। ये प्रतीत होता है कि निराकार इकाई विभिन्न दुनियाओं तक पहुंचती है, इन दुनियाओं में मौजूद मन को प्रवाह में स्थापित करती है और विभिन्न नस्लों और प्रजातियों को इसके मार्ग की ओर धकेलती है। विकास। लिलिथ ने धीरे से समझाया, अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हुए, जैसा कि आप पहले ही खुद देख चुके हैं, जब दुश्मनों को हराते हैं तो प्रकाश का एक गोला उनके शरीर से निकलता है और आपका शरीर इसे अवशोषित कर लेता है। बाई जेमिन ने सिर हिलाया। वास्तव में जब उसने लाशों को मार डाला तब भी वे आभूषण उस तक पहुंचे, भले ही उनसे उसे कोई लाभ न हुआ हो। उन गहनों में आत्मिक शक्ति समाहित है। सोल रिकॉर्ड पराजित दुश्मन की आत्मिक शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा केंद्रित करता है और इसे विजेता को प्रदान करता है। पराजित व्यक्ति विजेता के लिए विकासवादी शक्ति का स्रोत बन जाता है, जो विजेता को परे धकेल देता है। इसके अतिरिक्त, जब तक दुश्मन की आत्मिक शक्ति काफी मजबूत है, विजेता को न केवल आंकड़ों के रूप में उनकी शक्ति का हिस्सा मिलेगा, बल्कि खजाने के आभूषण या कौशल स्क्रॉल प्राप्त करने की भी संभावना है। यह मूल रूप से होगा सोल रिकॉर्ड के कार्य का एक काफी सामान्य और सरल सारांश बने। इसका असली मकसद या उद्देश्य क्या है, कोई नहीं जानता। लिलिथ रुका और चुपचाप बाई जेमिन की ओर देखा। अगर वह इस बारे में बात करना जारी रखती तो 1 या 2 साल भी सब कुछ समझाने के लिए काफी नहीं होते। बाई जेमिन ने धीरे से पूछने से पहले जानकारी को आत्मसात करने में कुछ क्षण लिए, क्या विभिन्न दुश्मनों से प्राप्त कौशल स्क्रॉल के अलावा कौशल प्राप्त करने का कोई और तरीका है? वहां है। लिलिथ ने सिर हिलाया और समझाया, दुश्मनों को हराने के अलावा आप अपने जीवन के अनुभवों या गुणों के आधार पर विभिन्न सक्रिय या निष्क्रिय कौशल भी हासिल कर सकते हैं। उसे स्पष्ट भ्रम के साथ अपनी ओर देखते हुए देखकर लिलिथ ने अपनी व्याख्या को गहरा किया। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने कम उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, वह एक निष्क्रिय हाथापाई कौशल को जागृत करेगा और इसका स्तर उस व्यक्ति की तकनीक पर निर्भर करेगा। हे टिल्डा।
दूसरी ओर, यदि किसी पुरुष को अपनी यौन अभिविन्यास में समस्या है, तो वह एक निष्क्रिय कौशल जागृत करेगा जो उसे महिला आकर्षण के प्रति प्रतिरक्षित बनाता है। वह उसे देखकर चंचलता से मुस्कुराए और इशारा किया, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानती हूं, इसलिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो चिंता न करें। मैं आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगी। बाई जैमिन को आखिरकार कई चीजें समझ आ गईं जो पहले अस्पष्ट थीं। हालांकि उसके मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उन सभी को एक साथ पूछ सके और एक ही बार में सारी जानकारी संसाधित कर सके। इसलिए गलतियां न करने या बाद में भ्रमित न होने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना बेहतर था। हालांकि जब उसने लिलित के अंतिम शब्द सुने तो वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। मेरी कामुकता में कोई समस्या नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने उदास चेहरे के साथ कहा। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? लिलित खड़ा हुआ और उसके पास आया। वह थोड़ा झुकी, मुश्किल से उसकी नेकलाइन का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा था और आंखों पर लगभग ध्यान नहीं जा रहा था। उसकी गुलाब की खुशबू बाई जेमिन के नथुनों में प्रवेश कर गई और उसकी आंखें सफेद त्वचा के उस छोटे से हिस्से की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने जोर से निगल लिया और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं क्योंकि वह खुद पर नियंत्रण खोने लगा। मम्मा, ऐसा लगता है कि वास्तव में आपकी कामुकता में कोई समस्या नहीं है। लिलिथ ने उसके साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिया और अपनी सीट पर लौट आई और उसे मुस्कुराहट के साथ देखा जिसे समझना मुश्किल था। बाई जेमिन शर्मिंदगी से तिलमिला उठी और उठ खड़ी हुई। वह उसके पास से हट गया और कोने में दीवार के सहारे लेट गया। उसे इस तरह से व्यवहार करते हुए देखकर जैसे कि वह एक बच्चा था जिसके साथ उसके माता पिता ने अन्याय किया था, लिलिथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और उसने कहा, ओह गुस्सा मत हो। मैं सिर्फ ये सुनिश्चित कर रही थी कि आप झूठ नहीं बोल रहे थे। लेकिन बाई जेमिन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपना ध्यान अपनी रेटिना में चमकते हरे अक्षरों पर केंद्रित किया। स्टोन हॉट थर्ड ऑर्डर पैसिव स्किल लेवल 5। जो लोग आपके करीब नहीं हैं उनके लिए आपके दिल को हिलाना और आपकी भावनाओं को झकझोरना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये प्रभाव विपरीत लिंग के विरुद्ध विशेष रूप से प्रबल होता है। इसके दुष्प्रभाव के रूप में अपने करीबी लोगों के प्रति आपका प्यार और स्नेह तेजी से बढ़ता है। अध्याय 14 विकास संबंधी आवश्यकताएं। कौशल के विवरण को देखते हुए ये कहना झूठ होगा कि बाई जेमिन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि पहले लिलिथ का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उतना आश्चर्य नहीं हुआ। सोल रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति के गुणों के आधार पर कौशल बनाता है, आगे उस व्यक्ति को विकसित करने और अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनुकूलित करता है। किसी व्यक्ति की किसी भी ताकत या किसी भी व्यक्तित्व विशेषता को एक कौशल के रूप में वर्गीकृत किया गया था जब तक कि गुण किसी भी तरह से मालिक के साथ हस्तक्षेप करता था, भले ही वह सकारात्मक या नकारात्मक गुण हो। पिछली कुछ घटनाओं के कारण बाई जेमिन का व्यक्तित्व लोगों के प्रति बहुत उदासीन हो गया था और कुछ हद तक वह केवल अपने करीबी लोगों की ही परवाह करते थे। हालांकि वह पत्थर का दिल रखने की उस स्थिति तक नहीं पहुंचा था जहां पानी की एक बूंद भी प्रवेश करना मुश्किल हो जाए। जाहिर है, सोल रिकॉर्ड नामक यह अजीब इकाई किसी व्यक्ति के गुणों को भी बढ़ा सकती है और उन्हें सामान्य से ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है। बाई जेमिन ने अनुमान लगाया कि यह भी मन के दुष्प्रभावों में से एक हो सकता है। हालांकि उनके वर्तमान दृष्टिकोण से यह कोई बहुत उपयोगी कौशल नहीं लगता। इसने किसी भी तरह से ताकत में योगदान नहीं दिया और न ही यह एक सक्रिय कौशल था जो उसे अपने रक्त हेरफेर जैसी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता। कई मिनटों तक झिझकने के बाद बाई जेमिन ने पूछा, लिलिथ, एक अवर्गीकृत कौशल और प्रथम क्रम कौशल के बीच कौन सा बेहतर है? ए है। लिलिथ, जो चुप था, फिर से उसकी आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और उसका प्रश्न सुनकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि उसे जल्द ही कुछ समझ में आ गया जब उसने धीरे से कहा, आह, आप यह अपने कौशल रक्त हेरफेर और अपने निष्क्रिय कौशल विशेष बल सैनिक के कारण पूछ रहे हैं, है ना? बाई जेमिन ने कुछ कहना चाहा, अपना मुंह खोला, हालांकि अगले ही पल उसे पछतावा हुआ और उसने बस इतना कहा, ये सही है। हालांकि लिलिथ ने अब तक उसकी बहुत मदद की थी, लेकिन बाई जेमिन उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकी। भले ही वह नहीं जानता था कि लिलिथ कितनी मजबूत थी,
कम से कम उससे एक या दो चीजें छिपाना, विशेष रूप से कौशल जो बिना किसी चेतावनी के दिखाई देते थे, अस्थायी रूप से उसके दृष्टिकोण से बेहतर हो सकता था। जब उनके बीच विश्वास बढ़ गया तो वह उसे अपने निजी मुद्दों के बारे में बता सकता था यदि उसने उसे धोखा देने के लिए कुछ नहीं किया। फिलहाल बाद में पछताने से बेहतर है कि जल्दी सुरक्षित हो जाएं। कौशल को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है, स्तर 1 से स्तर 5 तक। लिलिथ ने धीरे से समझाने से पहले एक पल के लिए सोचा। जब एक अवर्गीकृत कौशल उच्चतम स्तर तक पहुंचता है, दूसरे शब्दों में स्तर 5, वह कौशल अधिकार और संभावना प्राप्त करता है कुछ अधिक शक्तिशाली बनने के लिए। एक पल के लिए अपने रक्त हेरफेर कौशल पर ध्यान केंद्रित करें। बाई जेमिन ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसने उससे कहा था और परिणाम तुरंत सामने आ गए। उसके रेटिना में कई हरे अक्षरों वाली एक खिड़की चमकी जिसमें एक संदेश प्रदर्शित हो रहा था। रक्त हेरफेर प्रथम क्रम कौशल स्तर 5। यदि निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो ये कौशल अगले स्तर तक विकसित हो सकता है। 50 दुश्मनों से 100 लीटर रक्त इकट्ठा करें स्तर 5 या उच्चतर 0/100। प्रथम क्रम के 5 दुश्मनों से 10 लीटर खून इकट्ठा करें 0/10। एक दूसरे क्रम के दुश्मन से 1 लीटर रक्त इकट्ठा करें 0/1। यहाँ यही कहा गया है। बाई जेमिन स्टेटस विंडो में वर्णित हर चीज का विस्तार से वर्णन करने से पहले आश्चर्यचकित थी। उद्धरण चिन्ह ... हालांकि मैं पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था, वास्तव में ये कितना भयानक है। रक्त हेरफेर कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को सुनने के बाद लिलिथ कड़वी मुस्कान के साथ फुसफुसाए। उसकी कड़वाहट से भरी बातें सुनकर बाई जेमिन का दिल डूबने से खुद को नहीं रोक सका और उसने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? बाई जेमिन, आपका रक्त हेरफेर कौशल आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। गंभीर स्वर में बोलने से पहले लिलिथ ने गहरी सांस ली। सोल रिकॉर्ड के आने के बाद पहली बार किसी दुश्मन को हराने के बाद स्तर पराजित दुश्मन के गुणों साथ ही भाग्य के आधार पर एक कौशल रोल होगा, चाहे कुछ भी हो, निश्चित रूप से गिरना चाहिए। जिस कोने से वह बैठा था, बाई जेमिन ने उसे घूर कर देखा। अंधेरे में उसकी आंखें असाधारण रूप से उज्ज्वल दिख रही थीं, जो इस बात का प्रमाण था कि वह वर्तमान में कितना केंद्रित था। सोल रिकॉर्ड के आगमन से पहले एक सामान्य मानव के गुण अपने अधिकतम स्तर पर निश्चित रूप से 10 अंकों से अधिक नहीं थे। हालांकि आपकी उच्च जादुई शक्ति के कारण आपका शरीर और शारीरिक स्थितियां सामान्य से थोड़ी अधिक थीं। लिलिथ ने खुलासा किया और एक पल सोचने के बाद जारी रखा। एक सामान्य स्तर 2 राक्षस आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 2 गुना शक्तिशाली होता है, इसलिए जब तक वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली नहीं होता या खुद को बचाने के लिए कुछ साधन नहीं जानता और उसके पास नहीं होता, वह व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। अब क्या आपको एहसास हुआ कि आप कितने भाग्यशाली थे कि आप उस लेवल 5 मधुमक्खी को मारने में सक्षम थे? उसने एक गंभीर प्रश्न के साथ अपनी बात समाप्त की। बाई जेमिन अनजाने में सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि सभी परिस्थितियां उसके पक्ष में थीं, साथ ही भाग्य का एक झटका भी था, तो वह निश्चित रूप से उस लेवल 5 बिग बी को नहीं मार पाता। सामान्य मधुमक्खी की विशेषताओं के कारण विकसित होते समय मधुमक्खी को विकसित होने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है और आपने काफी निचले स्तर वाले ऐसे राक्षस को हराकर स्वाभाविक रूप से एक बहुत मजबूत कौशल हासिल कर लिया है। लिलिथ ने कहा, हालांकि मुझे पता है कि मेरा रक्त हेरफेर मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि यह उतना डरावना है जितना आप इसका वर्णन करते हैं। नहीं। बाई जेमिन मदद नहीं कर सकी लेकिन इशारा किया। यदि उसका कौशल उतना ही मजबूत था जितना लिलिथ ने बताया था, तो क्या उसे अजेय नहीं होना चाहिए? आखिरकार रक्त हेरफेर कौशल स्क्रॉल को देखने के कई घंटों बाद भी लिलिथ का स्वर वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाला था। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप उस कौशल का उपयोग बिना किसी बड़े प्रभाव के छोटे छोटे काम करने के लिए ही कर सकते हैं। जब आपका कौशल विकसित होने लगता है। लिलिथ की आंखों में बाई जेमिन के लिए अज्ञात खुशी का एक संकेत चमक उठा। आगे बढ़ने से पहले मेरे अंदर पूरे जीवन में, मैं जानता हूं कि आप पहले व्यक्ति हैं जो अपने चरम स्तर पर फर्स्ट ऑर्डर कौशल हासिल करने में कामयाब रहे, यहां तक कि विभिन्न उच्च अस्तित्व वाले गुटों के नेता भी वहां पहुंचने से पहले ऐसा करने में असमर्थ थे। जब उसने ये सुना तो बाई जेमिन उत्साहित हो गई और शिकायत करते हुए पूछने से खुद को नहीं रोक सकी,
लिलित, ये निम्न अस्तित्व और उच्च अस्तित्व क्या है जिसके बारे में आप इतने समय से बात कर रहे हैं? सच कहूं तो ये सुनना थोड़ा कष्टप्रद है। आप हर समय मुझे निम्नतर अस्तित्व के रूप में संदर्भित करते हैं। लिलिथ ने अपना सिर हिलाने से पहले आश्चर्य से अपनी दो खूबसूरत आंखें झपकाईं और कहा, मैं इसके लिए माफी मांगती हूं। कोई अपराध नहीं, ये सिर्फ आदत है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, न ही आपका मजाक उड़ाने का मेरा इरादा था। जहां तक बात है उच्चतर अस्तित्व क्या है, आपको इसे अस्थायी रूप से जानने की आवश्यकता नहीं है। बस जितनी जल्दी हो सके स्तर 25 तक पहुंचने की चिंता करें। उसकी गंभीर माफी सुनकर बाई जेमिन को बहुत बेहतर महसूस हुआ। साथ ही वह एक बार फिर सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि यह स्टोन हॉट कौशल वास्तव में इतना उपयोगी नहीं लगता था। चूंकि लिलिथ ने और कुछ नहीं कहा, बाई जेमिन का भी अस्थायी रूप से कोई और प्रश्न पूछने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने सोने की चाहत में अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि उसका दिमाग ऐसे विचारों से भरा हुआ था जो उसे आराम से सोने में बाधा डाल रहे थे। पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए बाई जेमिन अपने परिवार को खोजने के लिए जल्दी जाना चाहती थी। हालांकि ऐसी बात बहुत अवास्तविक थी क्योंकि उनका परिवार इस समय शहर के दूसरी ओर था। बीजिंग एक बहुत बड़ा शहर था, यहां तक कि दुनिया के कुछ देशों से भी बड़ा। यहां तक कि सामान्य समय में भी विश्वविद्यालय से अपने घर तक पहुंचने में कार से कई घंटे लगते थे। अब तो कहने की जरूरत ही नहीं कि बाहरी दुनिया अराजकता से भरी हुई थी। केवल ईश्वर ही जानता था कि कितनी सड़कें सभी प्रकार के परिवहन, लाशों और अन्य भटकते प्राणियों से अवरुद्ध हो गई थीं। ऐसी स्थितियों के बीच यात्रा का 1 महीना भी पर्याप्त नहीं था, ये देखते हुए कि उसे अपना रास्ता बनाने के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। इसलिए बाई जेमिन के पास अपने परिवार की तलाश में बाहर निकलने की बढ़ती तात्कालिकता को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार अगर वह मर गया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपने परिवार के बारे में सोचते ही उसकी आंखें फिर से भर आई और वह मुश्किल से खुद को दूसरी बार रोने से रोक सका। बाई जेमिन ने उसके स्टोन हॉट कौशल को देखा और अंदर से कराहने से खुद को नहीं रोक सकी। अरे, तुम इस मोहक महिला के साथ अच्छे नहीं हो, लेकिन अब तुम मेरे दिल को प्रभावित कर रहे हो। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई और गड़गड़ाहट की आवाज से इमारत की दीवारें धीरे धीरे कांपने लगीं, थकावट धीरे धीरे उस पर हावी हो गई और इससे पहले कि उसे पता चलता वह सो गया। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, लड़के। लिलिथ ने उसे फर्श पर सोते हुए देखकर जटिल मुस्कान के साथ फुसफुसाया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसने किस तरह का कौशल हासिल किया है। अनुभवहीन और केवल 20 साल की बाई जेमिन के लिए लिलिथ को आसानी से गुमराह करना असंभव था, जिसने अपने पूरे जीवन में अनगिनत कठिनाइयों का अनुभव किया था और सभी प्रकार के लोगों से मुलाकात की थी। अध्याय 15, अकेले बाहर जाना। कौशल के बारे में लिलिथ की व्याख्या बाई जेमिन के लिए बहुत मददगार थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि उसने उसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया था कि थर्ड ऑर्डर कौशल फर्स्ट ऑर्डर कौशल से बेहतर और अधिक शक्तिशाली था, वह वर्तमान में जो जानता था और देख सकता था उसके आधार पर आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता था। जाहिरा तौर पर उनका हाल ही में हासिल किया गया निष्क्रिय कौशल पहली नज़र में दिखने की तुलना में अधिक शक्तिशाली कौशल था। हालांकि बाई जेमिन के लिए यह सुनिश्चित करना अस्थायी रूप से असंभव था कि निष्क्रिय स्टोन हॉट कितना शक्तिशाली था, ये देखते हुए कि यह एक थर्ड ऑर्डर कौशल था और अपने अधिकतम स्तर पर यह एक बेकार कौशल नहीं होना चाहिए। पैसिव के साथ समस्या ये थी कि जब तक सटीक परिस्थितियां मौजूद नहीं थीं जो एक पैसिव कौशल को चमकाने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आवश्यक थी, ये जानना बेहद मुश्किल था कि यह उपयोगी था या नहीं जब तक कि कौशल का विवरण बेहद स्पष्ट और सरल न हो। इसके कार्य के बारे में चूंकि स्टोन हॉट का लिलिथ के विरुद्ध कोई उपयोग नहीं दिख रहा था, बाई जेमिन ये सोचकर सो गई थी कि यह एक ऐसा कौशल है जिसका युद्ध या अन्य पहलुओं में कोई विशेष महत्व नहीं है। कई घंटों की आरामदायक नींद के बाद बाई जेमिन ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और धीरे से उठ खड़ी हुई। हालांकि सोने से पहले उसकी सहनशक्ति लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन दिन भर में उसने जो मानसिक थकान जमा कर ली थी, उसका उपहास करने लायक कुछ भी नहीं था। आखिरकार व्यावहारिक रूप से बिना आराम किए लड़ते हुए उसने भावनाओं में लगातार उतार चढ़ाव का अनुभव किया था। फर्श पर सोना वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प नहीं है।
उसने कड़वी मुस्कान के साथ शिकायत की क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां एक के बाद एक चरमरा रही हैं। सुप्रभात टिल्ड। उसके बगल से एक प्यारी आवाज आई जिसने उसे क्षण भर के लिए चौंका दिया। अपनी दाहिनी ओर देखते हुए बाई जेमिन ने सुंदर मोहक लिलित को 2 या 3 मीटर की दूरी पर एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा, जो स्पष्ट रूप से स्वाभाविक मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। आपको भी सुप्रभात, उसने थोड़ा चकित होकर उत्तर दिया और यह सोचे बिना नहीं रह सका कि फर्श पर सोना इतना बुरा नहीं था अगर इतनी खूबसूरत महिला उसकी आंखें खुलते ही उसका स्वागत करती। वह पूछने ही वाला था कि क्या उच्चतर अस्तित्वों को, जैसा कि वह खुद को संदर्भित करती थी, सोने की जरूरत है या नहीं, तभी धातु के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने उसके शब्दों को बाधित कर दिया। दस्तक के बाद एक सौम्य और देखभाल करने वाली आवाज जारी रही, बड़े भाई बाय, बड़ी बहन शांगुआन और बाकी लोग नाश्ता वितरित करना चाहेंगे। बाई जेमिन ने आवाज के स्रोत को आसानी से पहचान लिया, ये वही लड़की थी जिसने कल उससे बात की थी। जाहिरा तौर पर उसे डर था कि वह सो रहा था और उसकी कॉल ने उसे परेशान कर दिया था क्योंकि उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि अगर ये तथ्य नहीं होता कि बाई जेमिन लगातार विकसित हो रही थी तो वह बिल्कुल भी नहीं सुन पाता। बिना कुछ कहे बाई जेमिन ने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, मैं समझती हूँ। आप जाकर मिस शांगुआन से कह सकते हैं कि वह अब छात्रों को ला सकती हैं। कई जिनई ने जल्दी से सिर हिलाया और अपने शब्दों को दोबारा व्यक्त करने के लिए चला गया। कैफेटेरिया इतना बड़ा था कि अगर थोड़ा सा भी बैठ जाए तो 100 लोग अंदर खाना खा सकते थे। चूंकि कल जोबी और बाई जेमिन के कारण हुए विनाश के परिणामस्वरूप पर्याप्त मेज और कुर्सियां नहीं थीं, इसलिए कई छात्रों के पास फर्श पर बैठकर उत्साह के साथ नाश्ता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनमें से अधिकांश ने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया था और उन्हें सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी भी समय भूख से मर जाएंगे। कमरे के अंदर का माहौल बेहद उदास था और अगर बिजली की रोशनी अभी भी न जल रही होती तो कई लोग शायद डर के मारे डरे बिना नहीं रह पाते। इसमें खिड़कियों को ढकने वाले जंगलों और बाहर घूम रहे भयानक प्राणियों की बारिश भी शामिल है। अवांछित ध्यान आकर्षित होने के डर से किसी ने भी बहुत जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। चूंकि बाई जेमिन को लोगों के बीच ज्यादा रहना पसंद नहीं था, इसलिए जब हर कोई कैफेटेरिया में चला गया तो वह बास्केटबॉल कोर्ट में चला गया और केक का एक टुकड़ा खाते हुए चुपचाप बैठ गया। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि वर्तमान स्थिति खराब थी। वे न केवल बाहर से कटे हुए थे बल्कि वे विश्वविद्यालय परिसर के ठीक बीच में भी थे। बीजिंग विश्वविद्यालय में पहले लगभग 1 से 2 मिलियन छात्र थे और हालांकि वे सभी एक ही समय में कक्षाओं में भाग नहीं लेते थे क्योंकि वहां 2 रोटेशन थे, छात्रों की इतनी बड़ी संख्या ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि परिसर कितना बड़ा था। यदि कोई व्यक्ति परिसर के केंद्र से निकास तक यात्रा करना चाहता है तो 30 से 40 मिनट की पैदल दूरी असामान्य नहीं थी। यही कारण है कि 90% छात्र साइकिल या अन्य परिवहन के माध्यम से यात्रा करते थे। हालांकि इस नई दुनिया में साइकिल चलाना मौत को दावत देने से अलग नहीं था। यहां तक कि एक सामान्य वाहन भी अच्छा विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने अनगिनत मामलों के बारे में सोचते हुए उदास होकर अपना भोजन खाया, उसकी दिशा में कदमों की एक श्रृंखला ने उसे क्षण भर के लिए विचलित कर दिया। ध्वनि के स्रोत की ओर देखते हुए बाई जेमिन ने सुंदर और कुशल चेन हे, सुंदर और शक्तिशाली शांगुआन बिंगजू, साथ ही मजबूत और सरल स्वभाव वाले लियांग पिंग को अलग अलग भावों के साथ उसकी ओर चलते देखा। शुभ प्रभात। चेन ही सबसे पहले उनका अभिवादन करने वाले थे। बाई जेमिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि चेन वह कितने सुंदर थे, साथ ही उनकी निपुणता, अच्छे व्यवहार और दयालुता के कारण महिलाओं के लिए एक चुंबक बनना स्वाभाविक था। आप सभी को भी सुप्रभात, बाई जेमिन ने अभिवादन का उत्तर दिया। केक का आखिरी टुकड़ा लेने और एक ही कौर में खत्म करने के बाद उन्होंने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? शांगुआन बिंगजू की थोड़ी निराशा भरी अभिव्यक्ति से बाई जेमिन को लगा कि इस ठंडी और उदासीन महिला के लिए चिंतित चेहरा दिखाने के लिए कुछ हुआ होगा। शांगुआन बिंगजू ने सिर हिलाने और समझाने से पहले एक पल के लिए उसकी ओर देखा। वास्तव में एक समस्या है। वर्तमान में 15 छात्रों को बुखार है और अन्य 20 हैं जो सर्दी पकड़ने की प्रक्रिया में हैं। अगर हमें ऐसा नहीं होता, अगर जल्दी दवा नहीं मिली तो हालात और अधिक परेशान करने वाले हो सकते हैं।
जब बाई जेमिन ने उसकी बात सुनी तो उसकी भी भौहें चढ़ गईं। बर्फीले बारिश के पानी से पूरी तरह भीगे कपड़ों और शरीर के साथ पूरी रात बिताने के बाद बीमार पड़ना स्वाभाविक था। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केवल एक रात बाद 30 से अधिक लोग समस्याएं पेश करेंगे। यदि यह इसी तरह जारी रहा तो ये तब कठिन हो जाएगा जब हर कोई स्वभाव से पहले से ही कमजोर छात्रों को भी लेना चाहेगा। हालांकि बाई जेमिन उदासीन था, वह बुरा आदमी नहीं था, क्रूर व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह अन्य मनुष्यों को उत्परिवर्तित कुत्ते या विशाल मच्छर के मुंह में यूं ही मरने दे। अगर वह उस तरह का व्यक्ति होता तो उसने जिम जाते समय 1 दर्जन से अधिक लोगों को नहीं बचाया होता। एक क्षण सोचने के बाद वह खड़ा हुआ और बगल में पड़ी तलवार उठा ली। आप क्या करने जा रहे हैं? चेन हे ने स्तब्ध होकर पूछा। मैंने कल कहा था कि मैं खुद आगे बढ़ूंगा, बाई जेमिन ने अपना छोटा सा सामान व्यवस्थित करते हुए उत्तर दिया। पुरुष छात्रावास में जाना और फिर लोगों को बचाने के लिए महिला छात्रावास की यात्रा करना एक ऐसा कार्य है जिसे आप तीनों जैसा बड़ा समूह मिलकर मुझसे बेहतर कर सकता है। उस स्थिति में मैं अब दवाएं लेने के लिए फार्मेसी जाऊंगा। हालांकि जितनी जल्दी दवाएं मिल जाएंगी उतना ही सभी के लिए बेहतर होगा। शांगुआनबिंग जू टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या आप अब सचमुच अकेले जा रहे हैं? तूफान अभी भी उग्र है और खतरे हर जगह छिपे हुए हैं। मुझे अब भी लगता है कि यह बेहतर होगा अगर हम टीमें बनाएं या हम सब एक साथ चलें। हालांकि शांगुआनबिंग जू को बाई जेमिन विशेष रूप से पसंद नहीं थी, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि वह इस तरह मर जाए। वह न केवल उन सभी की तरह एक इंसान था, बल्कि वह लड़ने के लिए काफी बहादुर भी था और उसकी ताकत कुछ ऐसी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ठीक इन्हीं कारणों से उसने जोर देकर कहा कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। तार्किक दृष्टिकोण से शांगुआनबिंग जू सही थे। आखिरकार ऐसे भयानक मौसम, अराजक दुनिया और अनगिनत अज्ञात खतरों के साथ साथ गलत सूचनाओं के साथ अकेले घूमना गंभीर रीपर के साथ हाथ मिलाकर नाचने से अलग नहीं था। बाई जेमिन भी स्वाभाविक रूप से यह जानती थी। उसने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मिस शांगुआन, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती। सच कहूं तो मैं भी आपको बहुत पसंद नहीं करता। फिर भी मैं जानता हूं कि आपका मतलब क्या है, ठीक है, इसलिए मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हालांकि आपको मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाई जेमिन बाहर की ओर चले और धीमी आवाज में अपना वाक्य पूरा किया, कम से कम जब तक मैं अपने परिवार को नहीं ढूंढ लेता, मेरा किसी कुत्ते या किसी बिल्ली के मुंह में मरने का कोई इरादा नहीं है। शांगुआनबिंग जू, चेन हे और पेंग लियान ने उसे सुना या नहीं, वह न तो जानता था और न ही इसकी परवाह करता था। जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए बना धातु का दरवाजा खोला, हवा ने उस पर जोरदार प्रहार किया और बारिश एक जंगली धार की तरह उस पर गिर पड़ी। उसके सिर और शरीर के अगले हिस्से को पूरी तरह से ढकने के लिए केवल कुछ सेकंड ही काफी थे। टकराना। एक तेज धमाके के साथ बाई जेमिन ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और घने कोहरे में गायब हो गई। हालांकि गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ उसने जो आवाज पैदा की थी, उसने किसी विशेष प्राणी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। अध्याय 16, प्रथम जीवन या मृत्यु युद्ध, भाग 1। कितनी ठंड है। जब बाई जेमिन को बाहरी दुनिया का ठंडा तापमान महसूस हुआ तो वह बुरी तरह कांप उठी। हालांकि खेल केंद्र का आंतरिक भाग विशेष रूप से गर्म नहीं था, लेकिन इमारत ने लगभग जमा देने वाली हवा के तेज झोंकों को रोक दिया और बादलों से आने वाले पानी के लगातार गिरने से शरीर की रक्षा की। हालांकि यह सच था कि बाई जेमिन के शरीर में एक दिन पहले से कई सुधार हुए थे। जिस दिन दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी, उसकी सहनशक्ति और स्वास्थ्य ठंड के संबंध में अब तक के उसके 2 सबसे कम आंकड़े थे। वह बहुत अलग नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति से तुलनात्मक रूप से थोड़ा ही ऊपर। जबकि आपकी ताकत तेजी से बढ़ी है, आपके शरीर की मांसपेशियों की शक्ति को मजबूत और बढ़ाया जा रहा है। यदि आप विभिन्न वातावरणों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनना चाहते हैं और साथ ही अन्य मुद्दों के बीच संभावित बीमारियों को रोकना चाहते हैं, तो आपकी सहनशक्ति और स्वास्थ्य आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं। लिलिथ ने उसके बगल से चलते हुए समझाया। बाई जेमिन के विपरीत, जो पहले से ही मोक्ष से परे पूरी तरह से लथपथ थी,
लिलित के शरीर को पूरी तरह से ढकने वाली एक छोटी सी बाधा थी, इसलिए वह हमेशा की तरह सुंदर और कामुक थी। बारिश की एक बूंद भी उसके शरीर को नहीं छू पाई थी। लिलित, क्या तुम मुझे भी नहीं ढक सकती? उसने थोड़ी ईर्ष्या से पूछा। पानी और हवा सचमुच बहुत तेज थे। कई मिनटों के बाद ही उनके शरीर का तापमान गिर गया था और तेज हवाओं के कारण उनकी सहनशक्ति सामान्य से कहीं अधिक तेजी से सूख रही थी। मुझे खेद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लिलिथ ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और समझाया, ईमानदारी से कहूं तो आपको कुछ जानकारी देने के अलावा यह आपके लिए बेहतर होगा यदि आप यह मान लें कि मैं यहां नहीं हूं। जब तक कोई मुझ पर सीधे हमला नहीं करता, मैं इस दुनिया में किसी की मदद करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरह से अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, अन्यथा सोल रिकॉर्ड सजा के रूप में मेरी अधिकांश आत्मिक शक्ति को तुरंत रद्द कर देगा। ये सुनते ही बाई जेमिन के मुंह का कोना कई बार हिल गया। हालांकि शुरू से ही उसे लिलिथ की मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसे सीधे ये कहते हुए सुनना कि वह कुछ नहीं कर सकती लेकिन सूचना के स्रोत के रूप में कार्य कर सकती है, फिर भी उससे आश्चर्य हुआ। आप मूल रूप से बेकार हैं, है ना? इतने लंबे समय तक उसके द्वारा छेड़े जाने और प्रलोभित होने के बाद बाई जेमिन उस पल का फायदा उठाकर जवाबी हमला करने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि लिलिथ कौन था? अनगिनत अनुभवों वाला अस्तित्व। उसने सिर हिलाया और दुखी चेहरा बनाते हुए अफसोस भरी आवाज में कहा, यह सही है। मैं सिर्फ एक दयनीय बेकार महिला हूं जिसके पास ऐसी जानकारी प्रदान करने के अलावा और कुछ नहीं है जो देर सबेर आपको पता चल ही जाएगी। समझ गया। अगर मैं खुद को बचाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करूं तो कैसा रहेगा? लिलिथ की बातें सुनकर बाई जेमिन का चेहरा काला पड़ गया। उसे जवाब देने का कोई इरादा न रखते हुए, ये जानते हुए कि इसका अंत केवल उसके नुकसान में होगा, वह आगे बढ़ा और लापरवाही से तूफान के नीचे भटक रहे 2 लाशों का सिर काट दिया। 2 लाशों को इतनी आसानी से और 2 बेहद तरल आंदोलनों में नष्ट कर दिया गया था। यह ऐसा था मानो बाई जेमिन उन पर अपनी शक्तिहीनता प्रकट कर रही हो। उसके चेहरे पर गहरे भाव देखकर और ये देखकर कि कैसे वह लाशों को मारते समय अपने दांत भींच रहा था, लिलिथ मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा, ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने हिंसा के लिए अपनी आंखें खोल ली हों? फुर्तीले आंदोलनों के साथ और जैसे कि उसने अपने पूरे जीवन में अनगिनत वर्षों तक ऐसा किया हो, बाई जेमिन ने 5 अन्य लाशों के जीवन का दावा किया जो पास की एक इमारत से बाहर आए थे और उन्होंने उत्तर दिया, ये सही है। हिंसा मजेदार है। एक उस दिन मैं तुम्हारी गांड भी मारूंगा। क्या? लिलिथ ने खुशी से चिल्लाया और उसका चेहरा तमतमा गया जैसे कि वह एक ऐसी महिला थी जो जीवन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने बाई जेमिन को अपनी लंबी पलकों से देखा और फुसफुसाया, मुझे लात मारने के बजाय मैं चाहूंगी कि तुम मुझे अपने बड़े हाथों से मारो टिल्ड। बाई जेमिन, वह जो ज़ोंबी को इस तरह से मार रहा था जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। जब उसने अपने बगल में आकर्षक महिला के शब्द सुने तो उसने अपना संतुलन खो दिया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसके दिमाग में एक बेहद घिनौना दृश्य कौंध गया और खुद को वास्तविकता में वापस लाने के लिए उसे जोर जोर से अपना सिर हिलाना पड़ा। समझदारी से उसने उसे चिढ़ाना बंद करने का फैसला किया और आगे बढ़ता रहा। उसे चुपचाप हार स्वीकार करते देख लिलिथ जोर से हंसी, जिससे उसकी बड़ी संपत्ति दुनिया के सामने अपनी सुंदरता और आकर्षण दिखाने लगी। विश्वविद्यालय की फार्मेसी उस स्थान से पश्चिम दिशा में स्थित थी जहां व्यायामशाला स्थित थी। आमतौर पर वहां पहुंचने के लिए 10 मिनट की पैदल दूरी पर्याप्त थी। आखिरकार जिस फार्मेसी में अधिकांश दवाएं और उपचार के उपाय मौजूद थे, उसकी सबसे अधिक जरूरत उन लोगों को थी जो खेल खेलते थे और प्रशिक्षण के दौरान चोटों के प्रति संवेदनशील थे। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी पर्यावरणीय परिस्थितियों में और इतने सारे खतरों के साथ फार्मेसी तक पहुंचना चाहता है, तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह मर जाएगा, बिना ये जाने कि उसके साथ क्या हुआ था। यहां तक कि बाई जेमिन ने भी बेलगाम कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। कोहरा इतना घना था कि उसके लिए अपनी आंखों के सामने 5 मीटर से अधिक देखना मुश्किल था और यह पहले से ही अपने आप में आश्चर्यजनक था। बाई जेमिन जैसे कई अपग्रेड के बिना एक सामान्य व्यक्ति शायद इस समय अपनी नाक भी नहीं देख सकता है। सावधान लेकिन निरंतर और ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए बाई जेमिन को अचानक अपनी बाईं ओर से एक अजीब हलचल महसूस हुई।
अपनी सुरक्षा के अलावा किसी भी बात की परवाह न करते हुए उसने सीधे उस दिशा में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका बायां पैर चाबुक जैसे हथियार में बदल गया था। उसके 69 एजिलिटी पॉइंट्स ने आसपास की धुंध को 2 भागों में काट दिया और उसके 55 स्ट्रेंथ पॉइंट्स पूरी तरह से नष्ट हो गए क्योंकि उसे लगा कि उसका पैर किसी जोरदार चीज से टकराया है। गर्जन। दुश्मन दर्द से कराह उठा और कई मीटर दूर उड़ गया। हालांकि यह केवल 1 सेकंड के विभाजन के लिए था कि आसपास की धुंध उसके मजबूत और तेज आंदोलन से वापस चली गई। बाई जेमिन अपने दुश्मन को उड़ने से पहले उसकी छाया को देखने में कामयाब रही, जिससे वह फिर से धुंध में गायब हो गया। दुश्मन तेंदुए के आकार की एक बिल्ली निकली। दर्द की वह चीख बिल्ली की म्याऊं से ज्यादा बाघ की दहाड़ जैसी लग रही थी। बाई जेमिन स्तब्ध थी। उसकी हरकतें पूरी तरह से रुक गईं और उसने आसपास की धुंध की हलचल पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में उसकी आंखें ज्यादा उपयोगी नहीं थीं। यदि यह निष्क्रिय कौशल विशेष बल सैनिक सीखने से पहले होता तो बाई जेमिन तेंदुए के आकार की बिल्ली के पहले हमले से पहले ही मारा गया होता। आखिरकार उनके युद्ध के अनुभव में कमी थी और उनकी अधिकांश दृष्टि खो जाने से उनके लिए इस तरह के आश्चर्यजनक हमले को समझना और उससे बचना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाएगा। हालांकि अब न केवल वह हमले को भांप सका बल्कि चकमा देने के बजाय आखिरी सेकंड में पलटवार करने में कामयाब रहा। वह अजीब विशाल बिल्ली उस मेंटिस से भी अधिक तेज और फुर्तीली थी जिसे बाई जेमिन ने कल मार डाला था। आसपास की धुंध के अलावा उसके पास अपने रक्त हेरफेर कौशल का उपयोग करने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि दुश्मन कहाँ था। जानवरों की तुलना में मनुष्यों के पास गंध की विशेष रूप से मजबूत भावना नहीं थी और अब जब जानवर विकसित होकर शक्तिशाली जानवर बन गए हैं तो उनकी इंद्रियां पहले की तुलना में अनगिनत गुना बढ़ गई हैं। झपट्टा मारना। लगभग 5 मिनट तक एक ही स्थान पर बिना हिले डुले खड़े रहने के बाद एक व्यावहारिक रूप से अगोचर झपटने की आवाज तूफान की आवाज से ढक गई। हालांकि बाई जेमिन की युद्ध प्रवृत्ति ने विशेष बल सैनिक कौशल सीखने के बाद एक लंबी छलांग लगाई थी, इसलिए ऐसी आवाज नहीं आई। उससे बचने का प्रबंधन करें। 1 सेकंड में बाई जेमिन के सामने 2 रक्त लाल आंखें दिखाई दी और ठंडे चमकते पंजे की एक जोड़ी ने उसकी गर्दन काटने के इरादे से उसके सिर की ओर इशारा किया। झपट्टा मारना। बूम। एक तेज चमक चमकी, उसके बाद एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट हुई जिसने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया और सब कुछ सामान्य होने से पहले जमीन को थोड़ा हिला दिया। आपने महान उत्परिवर्तित बिल्ली स्तर 23 की आत्मिक शक्ति हासिल कर ली है। चपलता जोड़ 1 7, सहन शक्ति जोड़ 1 2, जादू जोड़ 1 0, मन जोड़ 1 0। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 14 पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए जोड़ 2 स्थिति अंक मिलते हैं। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 15 पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए जोड़ 2 स्थिति अंक मिलते हैं। बाई जेमिन ने लेवल 23 महान उत्परिवर्तित बिल्ली के शरीर को उदासीनता से देखा, जो उसकी जुआन तलवार के झटके से 2 भागों में कट गया था और शक्ति की भावना से आश्चर्यचकित हो गया। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये तेंदुए के आकार की ग्रेट म्यूटेड बिल्ली ग्रेट फास्ट मैंटिस से भी अधिक डरावनी थी क्योंकि इसकी चपलता बेहतर थी और पर्यावरण इसके पक्ष में था। हालांकि बाई जेमिन को अपना जीवन समाप्त करने के लिए अपनी तलवार के केवल एक झटके की आवश्यकता थी। अध्याय 17 प्रथम जीवन या मृत्यु युद्ध भाग 2। जबकि यह सच था कि महान उत्परिवर्तित बिल्ली तेज थी और धुंध, गड़गड़ाहट की आवाज, साथ ही लगातार बारिश ने बाई जेमिन की इंद्रियों को अवरुद्ध कर दिया था। इसकी गति और तेज पंजे को छोड़कर इस उत्परिवर्तित जानवर के आतंक की तुलना नहीं की जा सकती थी। ग्रेट फास्ट मैंटिस स्तर 25। ग्रेट फास्ट मैंटिस के पास 2 अगले पैर थे जो 2 विशाल दरांती की तरह थे, जो एक निश्चित अवधि के लिए बाई जेमिन की जुआन तलवार को पकड़ने में सक्षम थे, जो एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना था। इसके अलावा ग्रेट फास्ट मैंटिस की युद्ध प्रवृत्ति ग्रेट म्यूटेड कैट की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके अलावा उस समय बाई जेमिन महान उत्परिवर्तित बिल्ली के खिलाफ लड़ने वाले की तुलना में बहुत कमजोर थी। जैसे कि उपरोक्त सभी पर्याप्त नहीं थे, ग्रेट म्यूटेड बिल्ली बाई जेमिन की पिछली किक से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आखिरकार बिल्ली एक ऐसा प्राणी था जो चपलता में माहिर था, लेकिन उसकी रक्षा में कमी थी। इसलिए जब बाई जेमिन के 50 जोड़ शक्ति बिंदु जानवर के कमजोर शरीर के संपर्क में आए,
तो संभवतः कई आंतरिक अंगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा, जिससे प्राणी का खतरा काफी हद तक कम हो गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई खतरा नहीं है, भाई जेमिन नीचे झुके और राक्षस के शरीर से गिरे एक लाल गोले को उठाया और जल्दी से अपने बैग में रख लिया। भाई जेमिन ने देर नहीं की और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। अगले 5 मिनट के बाद, जिसमें 20 से अधिक लाशें भाई जेमिन के हाथों सिर कटने से नष्ट हो गईं, उसने अंततः उस छोटी सी इमारत को देखा जहां दवाएं और अन्य चिकित्सा संबंधी वस्तुएं रखी हुई थीं। भाई जेमिन ने लात मारकर दरवाजा खोला और एक छाया उसकी ओर निकली। दुनिया बदलने से पहले छाया की गति एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी अधिक थी और शायद किसी भी अन्य इंसान की विनाशलीला होगी। यहां तक कि एक विकसित व्यक्ति भी गिर सकता था क्योंकि हमला बहुत अचानक था। हालांकि भाई जेमिन वर्तमान में सर्वनाश के आने से पहले एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 8 गुना तेज थी। उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत ही भयानक हो गई थी और उसकी चौकसी हमेशा सतर्क रहती थी, इसलिए अचानक हुए हमले के सामने वह घबराया नहीं। भाई जेमिन ने एक कदम पीछे हटते हुए अपनी पूरी ताकत से आगे किक मारी। उसका पैर छाया की छाती पर लगा। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि प्रहार के बाद छाया और नहीं पाए और केवल कुछ कदम पीछे हट गई। भाई जेमिन आश्चर्यचकित थी। अपने 55 स्ट्रेंथ पॉइंट्स के साथ वह पिछली किक किसी व्यक्ति की छाती में लगने के बाद आसानी से उसकी जान ले सकती थी। वह छाया वास्तव में एक विशाल ज़ोंबी थी। ज़ोंबी 2 मीटर से अधिक लंबा था और उसका शरीर वसा से घिरा हुआ था जो एक सुरक्षात्मक परत के रूप में काम करता था। उसकी 2 रक्तरंजित आंखें भाई जेमिन को क्रोध से घूर रही थीं, मानो उसे दर्द महसूस हो रहा हो और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ी। भाई जेमिन की नज़र में विशाल ज़ोंबी की मुट्ठी धीमी थी। उसने उसी समय बाईं ओर एक कदम उठाया और ज़ोंबी के अगले पैर पर लात मारी। विशाल ज़ोंबी अपना सहायक पैर खोकर और अपनी आगे की गति के साथ जब उसका शरीर जमीन से टकराया तो एक छोटा सा धमाका करते हुए जोर से गिर गया। भाई जेमिन तेजी से आगे बढ़े और प्राणी का सिर काटने के बजाय उसने अपनी तलवार से सीधे उसके मस्तिष्क में वार कर दिया। इस तरह हालांकि घाव से खून बह जाएगा, लेकिन ये फव्वारे की तरह नहीं निकलेगा। आपने ज़ोंबी वॉल ब्रेकर लेवल 20 की सोल पावर हासिल कर ली है। ताकत जोड़ 10, सहन शक्ति जोड़ 10, स्वास्थ्य जोड़ 10। हालांकि भाई जेमिन इस बात से आश्चर्यचकित थी कि वह एक बार भी लेवल ऊपर नहीं आया। उसका ध्यान जल्द ही एक कौशल स्क्रॉल की ओर आकर्षित हुआ। स्वास्थ्य संवर्धन अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल स्तर 3। इस कौशल को सीखने के बाद यह स्थायी रूप से स्वास्थ्य में जोड़ 2 अंक की वृद्धि करता है। ओह, यह अच्छा है। भाई जेमिन उत्साहित थी और उसने तुरंत अपने हाथों में स्क्रॉल कौशल सीखने का फैसला किया। एक निष्क्रिय कौशल जो आंकड़े बढ़ाता है वह किसी अन्य जीवित प्राणी से आत्मा शक्ति प्राप्त करने से अलग नहीं है। इसके अलावा ये देखते हुए कि बढ़ावा 20 अंकों का था, कोई भी तुच्छ प्राणी इतनी मात्रा में आत्मिक शक्ति नहीं देगा। भाई जेमिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी कि क्या लियांग पिंग ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक समान कौशल प्राप्त किया था। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी ताकत किसी भी तरह से कमजोर है और वास्तव में उन्हें उनसे आगे निकलने का पूरा भरोसा था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था कि इतने कम समय में लियांग पिंग एक हथौड़ा उठा सकते थे और चला सकते थे जिसका वजन स्पष्ट रूप से 200 किलोग्राम से अधिक था। अगर यह कुछ भी नहीं था, फार्मेसी एक बहुमंजिला इमारत थी। हालांकि भाई जेमिन का पूरी इमारत का निरीक्षण करने का कोई इरादा नहीं था। पहला काम जो उसने किया वह था अपने बैग में बुखार की दवा, सर्दी की दवा, पेट दर्द से राहत की दवा, यहां तक कि मांसपेशियों के दर्द की दवा और कुछ विटामिन की गोलियां भरना। 10 मिनट बाद उसका बैकपैक बक्सों से भर गया जिसमें सभी प्रकार की बुनियादी लेकिन किसी भी इंसान के लिए आवश्यक दवाएं थीं। इसके बाद उन्हें कई प्लास्टिक की थैलियां मिली और फिर एक एक करके अलमारियों का निरीक्षण करना शुरू किया। जैसा कि भाई जेमिन ने धुंध, बैंड-एड्स, अल्कोहल और अन्य प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा उपयोगिताओं की खोज की, उन्होंने एक सिरिंज और मॉर्फिन की कुछ खुराक भी रखी जो आपात स्थिति में उपयोगी हो सकती थी। लेकिन अचानक एक बेतुका विचार उसके दिमाग में कौंध गया जिसे वह अब तक नजरअंदाज कर रहा था। लिलिथ, मुझे मत बताओ, मुझे यह मत बताओ कि वायरस भी मन के साथ विकसित होते हैं। यदि वायरस भी विकसित हो गए
तो न केवल वह सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा जो वह वर्तमान में कर रहे थे, बल्कि अनगिनत लोग अब बीमारियों के कारण मर जाएंगे। वास्तव में ये संभावना थी कि अधिक मौतें बीमारियों के कारण होंगी, न कि अन्य क्रूर राक्षसों के कारण। सौभाग्य से लिलिथ के अगले शब्दों ने उसकी चिंताओं को कम कर दिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वायरस जैसे एकल कोशिका वाले जीव मन का विरोध नहीं कर सकते हैं और उनकी विकास प्रक्रिया बेहद सीमित है, इसलिए दुनिया का मन उन्हें सीधे अनदेखा कर देता है। बाई जेमिन ने अनजाने में राहत की सांस ली। यदि मामला वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, तो उसके पास अपने परिवार को जल्दी से ढूंढने और उन्हें विकसित होने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा ताकि उनका शरीर अधिक लचीला बन सके। बाकी लोगों के लिए बाई जेमिन ने इसके बारे में नहीं सोचा। उसने इस तथ्य पर ध्यान ही नहीं दिया और ऐसा व्यवहार किया मानो उसके विचार सामान्य हों। उसके लिए अज्ञात जिस कौशल को वह अभी भी बेकार मानता था, उसका प्रभाव धीरे धीरे दुनिया के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल रहा था। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी प्रकार की वस्तुओं से कई बैग भरने के बाद बाई जेमिन ने यह देखने के लिए लाल गोला निकाला कि इसमें क्या है। पियर्सिंग ग्लव सामान्य खजाना। इस हथियार से किए गए हमले उपयोगकर्ता को लेवल 25 से नीचे के लगभग किसी भी दुश्मन की रक्षा को भेदने की अनुमति देते हैं। सुसज्जित होने पर ताकत जोड़ 5। ये गॉन्टलेट इस मायने में अजीब था कि एक 30 सेंटीमीटर की कील उस सिरे से निकली हुई थी जहां डिफॉल्ट रूप से पो होना चाहिए। हालांकि जोड़ 5 शक्ति अंक उतने आश्चर्यजनक नहीं थे जितने अन्य वस्तुओं की वृद्धि जो उन्होंने अब तक हासिल की थी। यह मुफ्त बिजली वृद्धि थी, इसलिए बाई जेमिन ने खुशी से दस्ताने को सुसज्जित किया। अचानक जमीन थोड़ी हिलने लगी और बाई जेमिन को तुरंत एहसास हुआ कि यह तूफान के कारण नहीं हुआ था। वह क्या है? जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, कोहरा कुछ हिस्सों में गायब होता दिख रहा था। हालांकि सबसे अजीब बात यह थी कि कोहरे की जगह वाष्प का घना बादल धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। साथ ही मानो कोई विशालकाय व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। जमीन लगातार हिल रही थी और इमारतें हल्के हल्के हिल रही थीं। बाई जमीन। जैसे ही उसने खिड़की के बाहर पर्यावरण में बदलाव को देखा और इमारत के गिरने के डर से उसे छोड़ने की तैयारी की, लिलिथ की गंभीर आवाज उसके बगल में सुनाई दी। जब बाई जेमिन ने उसकी ओर देखा और उससे मिलने के बाद पहली बार उसने उसके चेहरे पर एक गंभीर और थोड़ी चिंतित अभिव्यक्ति देखी। लिलिथ ने खिड़की से बाहर देखा और चेतावनी दी, बेहतर होगा कि आप तैयार हो जाएं क्योंकि यह आपकी जिंदगी और मौत की पहली लड़ाई हो सकती है। यदि आप जीतते हैं तो आप निस्संदेह मजबूत हो जाएंगे। यदि आप हारते हैं तो आपका रास्ता केवल समाप्त हो सकता है। यहाँ अध्याय 18 विकास का क्रूर मार्ग। जब से बाई जेमिन की लिलिथ से मुलाकात हुई, केवल एक दिन ही बीता था। हालांकि यह ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही एक छोटा सा विचार बन चुका था कि वह ज्यादातर समय किस तरह की व्यक्ति थी। चंचल, आकर्षक, थोड़ा शरारती भी। जहां तक दयालुता की बात है, बाई जेमिन ने उस संभावना के बारे में सोचने से खुद को रोक लिया क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि लिलिथ शुद्ध दयालुता के कारण उसकी मदद कर रहा था। फिर भी ये निर्विवाद था कि उसने कई मौकों पर उसे जानकारी प्रदान करके मदद की थी, जबकि हो सकता है कि उसने कुछ शोध के बाद खुद ही पता लगाया हो, लेकिन यह भी सच था कि अराजकता के युग में समय कीमती था। हालांकि ये पहली बार था जब बाई जेमिन ने उसके चेहरे पर इतनी गंभीर अभिव्यक्ति देखी थी और हालांकि वह इतना निश्चित नहीं था, फिर भी उसकी आवाज में चिंता का एक स्पर्श लग रहा था। मैं नहीं मरूंगा। कम से कम मेरा मरने का अभी कोई इरादा नहीं है। बाई जेमिन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। लिलिथ को ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उसने ये शब्द कहे तो वह कितना शांत लग रहा था। उसने उसे तब देखा जब उसने अपना बैग उतार दिया और दवाओं से भरी प्लास्टिक की थैलियों को एक कोने में छिपा दिया और उसकी आंखें प्रशंसा के संकेत और यहां तक कि अपरिचित संतुष्टि की एक छोटी सी झलक के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तुम्हें पता है, तुम सच में एक अजीब हो। लिलिथ ने बाहर निकलने की दिशा में उसके बगल से चलते हुए इशारा किया। आप ऐसा सोचते हैं? खैर, मुझे ऐसा कई बार बताया गया है। बाई जेमिन ने कंधे उचकाए और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में संकल्प का संकेत झलक रहा था। तुम सच में मरने से नहीं डरते। इस बार तुम सच में मर सकते हो। उसने भौहें उठाईं और उसे याद दिलाया।
मैं मरने से डरता हूँ। बेशक मैं डरा हुआ हूँ। भाई जेमिन ने अधीरता से सिर हिलाया और जारी रखा, लेकिन मैं जिस चीज से डरती हूँ वह मौत नहीं है। मुझे जिस चीज का डर है वह मेन क्यूई और मेरे माता पिता को दोबारा न देख पाने का है। मुझे जिस चीज का डर है वह है मौत का डर नहीं है। जब उन्हें मेरी जरूरत हो तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। मेरे लिए मौत शाश्वत नींद से अलग नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि मुझे सोना पसंद है? आप ये सुनकर कि उसने ऐसी स्थिति में भी मजाक करने की हिम्मत की, लिलिथ को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए और उसकी खूबसूरत आंखों में असहायता की झलक चमक उठी। हे भगवान! जैसे ही उसके शरीर पर भारी बारिश हुई और आसमान में बार बार बिजली चमक रही थी, भाई जेमिन ने अपने सामने का दृश्य देखा और उसका दिल थोड़ा सिकुड़ गया। आसपास का घना कोहरा गायब हो गया था और चारों ओर कम से कम 100 मीटर का घेरा अब दिखाई देने लगा था। हालांकि भाई जेमिन को जो आश्चर्य हुआ वह ये था कि इमारत के बीच में एक हाथी जितना बड़ा राक्षस था। इस राक्षस के शरीर के विभिन्न हिस्से पीली लपटों से घिरे हुए थे जो उच्च तापमान पर नृत्य कर रहे थे, जिससे आसपास का कोहरा मिट गया था। इसका शरीर लगभग 3.5 मीटर लंबा था और एक मोटे प्रकार के कवच से घिरा हुआ था जो धातु की तरह चमकता था। इसके 6 पैर एक दरवाजे की तरह मोटे थे और इसके मुंह से लगभग 2 मीटर लंबा एक शक्तिशाली सींग निकला हुआ था। कब से हाथी भरिंग इतने बड़े हो गए और उनके चारों ओर आग की लपटें होने लगीं। भाई जेमिन को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं जब उसने देखा कि विशाल कीट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है और अपनी दोनों आंखों से जानलेवा इरादे से उसे देख रहा है। मजाक करना बंद करो। लिलिथ ने उसे धीरे से मारा और चेतावनी दी, वह एक राक्षस है जो पहले ही अपने पहले विकास से गुजर चुका है। वह एक फर्स्ट ऑर्डर राक्षस है। इसके अलावा, जैसा कि आपने भी महसूस किया है, उस कीट ने पहले ही आपको देख लिया है, इसलिए चाहे आप कितना भी भागें, वह आपका पीछा करेगा दूर। भाई जेमिन ने चुपचाप सिर हिलाया और वह पास की दूसरी इमारत की ओर दौड़ा। भारी ठुमके के साथ उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे से हिल गई और अपने 70 स्ट्रेंथ पॉइंट्स का उपयोग करके उसने सापेक्ष आसानी से 3 मीटर से अधिक की छलांग लगा दी। सोल रिकॉर्ड के आगमन से पहले और सोल पावर की सहायता के बिना ऐसी उपलब्धि असंभव होगी, लेकिन विकास की शक्ति सभी के लिए उपलब्ध होने के साथ अतीत के नियम अब पत्थर में नहीं लिखे गए थे। शीर्ष पर पहुंचने पर भाई जेमिन ने देखा कि आग की लपटों से घिरा एक बड़ा कीट उनकी ओर आ रहा है। लाल आंखों की उस जोड़ी द्वारा देखे जाने से उसे जो दबाव महसूस हुआ वह इतना अधिक था कि उसे पीछे मुड़ने और वहां से चले जाने की इच्छा को रोकना पड़ा। लिलिथ ने हर संभव तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश की ताकि वह जीवित रह सके और इस परीक्षा को पास कर सके, इसलिए उसने तुरंत समझाया, 25 के स्तर तक पहुंचने पर सभी जीवित प्राणी नौकरी या कक्षा चुनने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। जैसे जैसे आप ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं, शक्ति बढ़ती है, प्रत्येक जीवित प्राणी की संख्या काफी अधिक हो जाती है और अंतर एक जोड़ने जितना सरल नहीं है। स्तर 24 और स्तर 25 के बीच का अंतर स्तर 1 और स्तर 24 के बीच अंतर जितना बड़ा है, यदि बड़ा नहीं है, और भी बड़ा अंतर। ये सुनकर भाई जेमिन अपनी सांसें रोक नहीं सकी। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि वर्तमान में उनके और स्तर 1 के व्यक्ति के बीच कितना बड़ा अंतर है। यह एक छोटी चींटी की तुलना शार्क से करने जैसा था। शुरुआत में इसकी कोई तुलना नहीं थी। फिर कल के मेंटिस के बारे में क्या? भाई जेमिन ने जल्दी से पूछा। ग्रेट फास्ट मेंटिस के खिलाफ अपनी लड़ाई में भाई जेमिन कई बार खतरे में पड़ गए थे और एक भी गलती से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। हालांकि उसने कभी भी इतना भारी दबाव महसूस नहीं किया था जितना कि वह अभी महसूस कर रहा था जब वह विशाल हाथी बीटल के सामने आ गया था। लिलिथ ने अभी जो कहा था उसके अनुसार लेवल 25 ग्रेट फास्ट मेंटिस को पहले से ही फर्स्ट ऑर्डर का प्राणी होना चाहिए, लेकिन वह जानना चाहता था कि अंतर इतना अधिक क्यों है। उक्त वर्ग को प्राप्त करने और फिर प्रथम श्रेणी अस्तित्व बनने के लिए विकसित होने के लिए प्रत्येक जीवित प्राणी को एक परीक्षण पर काबू पाने और एक चुनौती को पूरा करने की आवश्यकता है। जब तक उक्त चुनौती पर काबू नहीं पाया जाता तब तक प्राप्त सभी आत्मिक शक्ति संग्रहित हो जाएगी और स्तर बढ़ाना संभव नहीं होगा। वह मेंटिस जिसे तुमने कल मार डाला था वह अभी भी एक विकसित प्राणी था, लेकिन उसने अभी तक विकास के पथ पर पहला सच्चा कदम नहीं उठाया था। लिलिथ ने तुरंत अपना संदेह दूर कर लिया।
हालांकि वह विशाल भरिंग निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी का प्राणी है। उसके चारों ओर लगी आग की लपटें उसका अपना काम सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद हासिल किया गया विशेष कौशल होना चाहिए। बाई जेमिन को अंततः सब कुछ समझ में आ गया। उसने सिर हिलाया और आने वाले प्राणी की ओर अपनी आंखें आधी बंद करने से पहले उसे धन्यवाद दिया। विशाल हाथी भरिंग इस समय 20 मीटर से भी कम दूरी पर था और जब वह उसे ध्यान से देख रहा था तो उसके मुंह से अजीब दहाड़ें निकल रही थीं। उसके शरीर से निकलने वाला जानलेवा इरादा इतना भयानक था कि उसकी अपनी लपटें भी तेज होती दिख रही थीं। जाहिर है, ये जीव बाई जेमिन के शरीर के अंदर की आत्मिक शक्ति को महसूस कर सकता था और उसे निगलने के लिए उत्सुक था। हालांकि बाई जेमिन बमुश्किल 15 के स्तर का था, क्योंकि वह शुरू से ही अपने से उच्च स्तर के दुश्मनों से लड़ रहा था और उन्हें हरा रहा था। इस प्रक्रिया में उनकी कुछ आत्मिक शक्ति चुरा रहा था। उसकी अपनी आत्मिक शक्ति इस समय बेहद समृद्ध थी। यदि विशाल हाथी बीटल इसे अवशोषित कर सके तो यह निश्चित रूप से और भी अधिक विकसित हो सकता है। हालांकि विशाल हाथी भरिंग अकेला नहीं था जिसने ऐसा सोचा था। बाई जेमिन ने अपने होठों को चाटा और गायब होने और उस ठंडी नजर के नीचे छिपने से पहले एक पल के लिए उसकी आंखों में जंगलीपन की झलक चमकी। पहले ही क्षण से जब उसने उस बिग बी को हराया, बाई जेमिन को अपने शरीर और आत्मा के मजबूत होते हुए महसूस करने की सुखद अनुभूति से नशे में महसूस हुआ। उसकी मांसपेशियां सख्त हो रही हैं, उसके स्नायुबंधन मजबूत हो रहे हैं, उसका मांस सख्त हो रहा है और उसकी मस्तिष्क क्षमता अधिक हो रही है। बाई जेमिन ये सब महसूस कर सकती थी। मनुष्य ऐसे प्राणी थे जो सहज भाव से शक्ति की तलाश करते थे। पुस्तकों में लिखा इतिहास इसका प्रमाण था। बाई जेमिन भी सत्ता चाहती थी। जीवित रहने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए, अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए, किसी के सामने अपना सिर न झुकाने के लिए और उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसके प्रियजनों को चोट पहुंचाने का साहस किया। लिलिथ ने सोचा कि वह चुप था क्योंकि वह घबराया हुआ था या अपनी अगली कार्रवाई के बारे में सोच रहा था। इसलिए वह वहीं खड़ी रही और कम से कम अपना पूरा नैतिक समर्थन देने की कोशिश कर रही थी। मैं आश्चर्यचकित हूं। उसकी आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा उसकी ओर किया और इतनी आश्चर्यचकित हुई कि वह, एक उच्चतर अस्तित्व, अपनी आंखों को थोड़ा चौड़ा होने से नहीं रोक सकी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान तैर गई, जो हालांकि लिलिथ जैसे किसी व्यक्ति के लिए विशेष रूप से आकर्षक नहीं थी, लेकिन उस पल में बहुत आकर्षक थी। मुझे आश्चर्य है कि इस भरिंग को मारने के बाद मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा, उन्होंने कहा। आसपास का मैना उसकी इच्छानुसार चला गया और उसके शरीर के भीतर की जादुई शक्ति बिना रुके पूरी तरह से फूट पड़ी क्योंकि उसने केवल 10 मीटर दूर अपने दुश्मन पर ध्यान केंद्रित किया था। अध्याय 19 एक कठिन लड़ाई। बाई जेमिन के शरीर में वर्तमान में 134 अंकों का मैना रिजर्व था और उसके जादुई अंक बराबर थे। पृथ्वी ग्रह पर सोल रिकॉर्ड के प्रकट होने से पहले, जो दुनिया के मन को सक्रिय करता था और प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति विंडो को प्रदर्शित करता था, ये वास्तव में उसकी जादुई प्रतिमा थी जिसने सुंदर और आकर्षक सक्कुबस लिलिथ का ध्यान आकर्षित किया था। अब तक बाई जेमिन ने कभी भी अपनी सारी जादुई शक्ति का पूरा उपयोग नहीं किया था क्योंकि उसे कभी भी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। हालांकि निकट आ रहे विशाल हाथी भरिंग के सामने, यदि वह जीवित रहना चाहता था तो उसके पास अपना सब कुछ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक विचार के साथ बाई जेमिन ने तुरंत अपने 134 मन अंक खर्च कर दिए और अपने 134 जादू अंक के साथ उस सभी मन को विशाल बीटल की ओर धकेल दिया। जब उसके नियंत्रण में मन प्राणी के शरीर में प्रवाहित हुआ तो बाई जेमिन ने तुरंत अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लड मैनिपुलेशन कौशल को सक्रिय कर दिया। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया और उसके मैना रिजर्व के अचानक खत्म हो जाने के बाद उसका पूरा शरीर कमजोर महसूस करने लगा। हालांकि उसने सहन किया और अपनी सारी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए राक्षस के अंदर खून को जलाना शुरू कर दिया। परिणाम तुरंत स्पष्ट थे। गर्जन। 10 फुट के हाथी भरिंग के मुंह से किसी घायल जानवर के दहाड़ने जैसी आवाज आ रही थी। जब वह अपने विशाल सींग से हमला करने में सक्षम होने से केवल 5 मीटर दूर था तो उसकी हरकतें बंद हो गईं और उसने असहजता से छटपटाते हुए अपना सिर आसमान की ओर उठा लिया, जैसे कि वह सभी पीड़ाओं में से सबसे भयानक दर्द झेल रहा हो। बाई जेमिन का रक्त हेरफेर कौशल वास्तव में शक्तिशाली था, जैसा कि लिलिथ ने पहले उल्लेख किया था।
बात सिर्फ इतनी थी कि अब तक बाई जेमिन ने मुख्य रूप से मृत प्राणियों का ही सामना किया था, जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता था और न ही उन्हें डरे हुए शब्द का अर्थ पता था। दुश्मन के शरीर के अंदर जाने के लिए अपने मन को नियंत्रित करके बाई जेमिन अपने रक्त हेरफेर को सक्रिय करने के लिए अपने सभी जादू का उपयोग कर सकता था। इसके साथ समस्या ये थी कि लागत बहुत भारी थी। बाई जेमिन ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक भारी। हाथी का भरिंग दर्द से कराह उठा और उसका विशाल शरीर पास की एक इमारत से टकरा गया। दिखने में मजबूत और मजबूत दिखने वाली इमारत की नींव 5 सेकंड भी नहीं टिक सकी और एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई और धूल का गुबार उठने लगा। सर्वनाश से पहले मनुष्यों के शरीर के अंदर कोई मन नहीं था। हालांकि सोल रिकॉर्ड के हस्तक्षेप से बाई जेमिन के मन अंक विशेष रूप से ऊंचे थे। अब जब उसने एक शक्तिशाली हमले को अंजाम देने के लिए अपने पूरे मन का उपयोग किया था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके रक्त में सारी शर्करा खत्म हो गई है और उसका शरीर बेहद कमजोर महसूस कर रहा है। हालांकि उसके पास दांत पीसने और रुके रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिना खून के उसके पीले चेहरे ने अपने दुश्मन को देखा और जब उसने 3 मीटर लंबे हाथी बीटल को फिर से खड़ा देखा तो उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। गर्जन। राक्षस ने उसे जानलेवा इरादे से घूरा और उसकी दोनों आंखें क्रोध की ज्वाला उगलती हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि वह कुछ अस्थिर कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा था। इसका शरीर खून से सना हुआ था और इसके कवच जैसे खोल में छोटी छोटी दरारें थीं, जिनमें से खौलता हुआ खून रिसता था। जब रक्त उसके शरीर पर पीली लपटों के संपर्क में आया तो तरल गैसीय बादल में आकाश में ऊपर उठते हुए आश्चर्यजनक गति से वाष्पित होने लगा। ये देखकर बाई जेमिन को आंतरिक रूप से खुशी महसूस हुई कि वह बाहरी रक्त हमलों का उपयोग न करे, अन्यथा वह केवल मन को बर्बाद कर रहा होगा। आखिरकार आग की लपटों को उसके रक्त हेरफेर कौशल का एकदम सही प्रतिकार माना जा सकता है। घायल हाथी बीटल उस इमारत तक पहुंच गया जिस पर बाई जेमिन खड़ी थी और उसने अपनी पूरी ताकत से अपना सींग आगे की ओर पटक दिया। जीव के इरादे देखकर बाई जेमिन का चेहरा बदल गया और वह तेजी से इमारत से जमीन पर कूद गया और एक तरफ लुढ़क गया। बूम! मानो किसी विध्वंस मशीन ने उस पर बेरहमी से प्रहार किया हो। 3 मीटर ऊंची इमारत तुरंत ढह गई और जल्द ही हाथी बीटल द्वारा पहले ध्वस्त की गई इमारत में शामिल हो गई। सभी आकार के पत्थर हर जगह उड़ रहे थे और हालांकि बाई जेमिन पहले संभावित क्षण में एक तरफ लुढ़क गया था, फिर भी वह पत्थर के एक बड़े टुकड़े से टकरा गया था। ओह! उसका शरीर 2 या 3 मीटर तक उड़ गया था, क्योंकि वह दर्द से कराह रहा था और उसके मुंह के कोने से एक छोटा सा निशान चुपचाप फिसल गया था। यदि ये तथ्य न होता कि उसकी मांसपेशियां पहले की तुलना में अधिक मजबूत थीं, तो सीमेंट ब्लॉक ने उसे गंभीर रूप से घायल न होने पर भी आधा मृत कर दिया होता। उसे आराम करने का समय दिए बिना हाथी का भरिंग मुड़ गया और उसकी दिशा में दौड़ पड़ा, जबकि उसकी टकटकी में क्रोध उसे जीवित भस्म करना चाहता था। हालांकि इसकी सुरक्षा और हमले की शक्ति काफी अधिक थी, इसका आंतरिक शरीर किसी भी अन्य जीवित प्राणी की तरह कमजोर था। बाई जेमिन के पिछले हमले ने उसके अंगों, उसके मांस को क्षतिग्रस्त कर दिया था और उसकी लपटों के उच्च तापमान के कारण उसका अधिकांश खून गायब हो गया था। एक राक्षस के रूप में जो अपना पहला विकास पहले ही पार कर चुका था, सफलतापूर्वक फर्स्ट ऑर्डर राक्षस बन गया था, हाथी बीटल को इस क्षेत्र में एक छोटा अधिपति माना जा सकता था। अब जब एक कमजोर प्राणी ने उसे इस हद तक घायल कर दिया था, तो उसका क्रोधित होना स्वाभाविक था। ये देखने के बाद कि हाथी के भरिंग ने अपने सींग से इमारत पर क्या किया, बाई जेमिन ने उससे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि उसकी गति घायल प्राणी से बेहतर थी, बाई जेमिन ने मन की अचानक हानि के बाद महसूस की गई कमजोरी की भावना को सहन किया और दर्द से लड़ते हुए अपने दांत पीस लिए और दूसरी इमारत की तलाश में भाग गया। जल्दी चढ़ो! एक भाग रहा था और अलग अलग गलियों में घूम रहा था, जबकि दूसरा लगातार पीछा कर रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहा था। बाई जेमिन और हाथी बीटल ने अलग अलग तरीकों से एक दूसरे के जीवन को समाप्त करने की कोशिश की। बाई जेमिन को यह स्पष्ट था कि वह हाथी बीटल के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं सकता था। उसकी चपलता को छोड़कर उसके शरीर के सभी आंकड़े प्राणी से नीचे थे। इसलिए जीवित रहने और जीतने के लिए उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ा। लगभग 10 मिनट तक अपने घृणित शत्रु के पीछे निर्दयतापूर्वक दौड़ने के बाद हाथी बीटल ने विभिन्न आकारों की 7 से अधिक इमारतों को ध्वस्त कर दिया था।
हालांकि परिणामस्वरूप उसकी आंखों में थकावट की झलक झलकने लगी। रक्त की निरंतर हानि कुछ ऐसी चीज थी जिसे प्राणी सहन नहीं कर सकता था, और हालांकि इसकी लपटें एक शक्तिशाली रक्षात्मक कौशल थी, हाथी बीटल इसका उपयोग हमला करने के लिए नहीं कर सकता था और इसलिए केवल अपने दुश्मनों को अपने शरीर से दूर रखने के लिए काम करता था। हालांकि अपने कौशल को हर समय सक्रिय रखने के लिए हाथी बीटल को बहुत अधिक मेहनत खर्च करना पड़ता था और इतने शक्तिशाली हमलों के बाद उसकी सहनशक्ति भी तेजी से खत्म हो रही थी। भाई जेमिन ने भी प्राणी के कदमों की गति में बदलाव को देखा और जल्दी से इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने की उम्मीद में पास की एक इमारत की ओर कूद गई। उसकी अपनी सहनशक्ति आधे से अधिक कम हो गई थी और वह केवल 20 मन अंक से कुछ अधिक ही पुनर्प्राप्त कर पाया था। इमारत के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भाई जेमिन ने ऊपर देखा और देखा कि हाथी बीटल एक बार फिर अपने शक्तिशाली सींग से हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि किनारे पर कूदने के बजाय भाई जेमिन अपनी पूरी ताकत से विशाल बीटल की ओर कूद गई। बूम! एक और इमारत गिरी। हालांकि इसके पिछले हमले ने इसकी सुरक्षा में एक बड़ी शुरुआत की थी और हाथी बीटल अपने नफरत वाले दुश्मन को अपने खोल के ऊपर उतरने से नहीं रोक सका। भाई जेमिन अभी उत्परिवर्तित कीट के ऊपरी शरीर पर उतरी ही थी कि आग की एक लहर ने तुरंत उसके निचले शरीर पर हमला कर दिया। दर्द होता है, दर्द होता है। वह दर्द से चिल्लाए बिना नहीं रह सका क्योंकि जिंदा जलाए जाने की अनुभूति से उसका चेहरा बुरी तरह सिकुड़ गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका निचला शरीर अचानक जलते हुए लावा के कुंड में डूब गया हो और दर्द की ऐसी अनुभूति उसे पागल कर रही थी। हालांकि उसके रक्षात्मक लबादे ने उसके शरीर की रक्षा की, घुटनों से नीचे तक उसके पास हाथी बीटल की आग से लड़ने में सक्षम कुछ भी नहीं था। भाई जेमिन को महसूस हो रहा था कि उसके पैर धीरे धीरे जलने लगे हैं और उनके अभी तक पूरी तरह से आग न पकड़ने का एकमात्र कारण ट्रेजर नॉर्मल वेलोसिटी बूट्स का धन्यवाद था जिनसे वह सुसज्जित था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि गर्मी का सामना किए बिना जूते तेजी से पिघल रहे हैं। अपने दांत पीसते हुए और अत्यधिक दर्द से अनैच्छिक रूप से गिरने वाले अपने आंसुओं की चाहत से लड़ते हुए भाई जेमिन पूरी गति से तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह प्राणी की गर्दन तक नहीं पहुंच गया। विशाल हाथी भरिंग का पूरा शरीर एक अत्यंत कठोर खोल से ढका हुआ था। यदि भाई जेमिन इसके बचाव को तोड़ना चाहता है तो उसे बहुत समय की आवश्यकता होगी और इस समय उसके पास यही कमी थी, न कि वह जो उसे छोड़ना था। हालांकि सिर और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच का जंक्शन, प्राणी की गर्दन, उस खोल से घिरी नहीं थी। आखिरकार यह उसकी प्राकृतिक गतिविधियों को सीमित कर देगा। भाई जेमिन ने अपनी तलवार उठाई और नीचे की ओर तेजी से वार किया। इस प्रक्रिया में मांस का एक बड़ा टुकड़ा फट गया। हर जगह खून बिखरा हुआ था और तरल पदार्थ और आग की लपटों के बीच संघर्ष के कारण तेज भाप ने उसे घेर लिया था। हाथी भरिंग को मौत का खतरा महसूस हुआ और उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसके मुंह से दर्द की दहाड़ें निकलने लगीं। अध्याय 20 प्रथम ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल। सुरक्षा कारणों से भाई जेमिन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली क्योंकि आग की लपटों की गर्मी के संपर्क में आने के बाद खून वाष्पित हो गया। उसके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या विभिन्न जीवों को खाने के बाद इस राक्षस के खून में किसी प्रकार के जहरीले गुण आ गए थे और वह वर्तमान स्थिति में विकसित हो गया था। किसी भी स्थिति में अपनी वर्तमान सहन शक्ति के साथ वह किसी भी प्रकार की समस्या का अनुभव किए बिना कई मिनटों तक बिना सांस लिए सहन कर सकता है। अपने शरीर के निचले हिस्से को घेरने वाले और धीरे धीरे अन्य हिस्सों को प्रभावित करने वाले अत्यधिक दर्द को सहन करते हुए भाई जेमिन ने अपनी तलवार उठाई और विशाल प्राणी की गर्दन को फिर से काट दिया। मांस का एक और बड़ा टुकड़ा आधा काट दिया गया और राक्षस के शरीर से खून की पिछली लहर से भी बड़ी लहर निकली। दर्द इतना अधिक था कि विशाल हाथी भरिंग दर्द से दहाड़ते हुए भागने लगा। बूम! हाथी बीटल का विशाल मजबूत शरीर एक इमारत से टकराया जिससे वह ढह गई। हर आकार के कई पत्थर हर जगह उड़ गए और भाई जेमिन उनमें से कई की चपेट में आ गई। दर्द से उसका चेहरा और भी सिकुड़ गया और उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर लगने से उसे चक्कर आने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया घूम रही है और उस पर अचानक हावी हुई तंद्रा से लड़ने के लिए उसे अपने होठों को पूरी ताकत से इस हद तक काटना पड़ा कि वे टूट जाएं। खून की एक मोटी रेखा उसके माथे से उसकी बाईं आंख तक चुपचाप सरक गई, जिससे उसकी दृष्टि आंशिक रूप से ढक गई।
क्योंकि बारिश का पानी हाथी बीटल की लपटों पर काबू नहीं पा सका, उसकी बाईं आंख पर खून तब तक जमा रहा जब तक कि उसकी बाईं दृष्टि सीमा के भीतर सब कुछ लाल लाल नहीं हो गया। इस हद तक घायल होने के बाद उन्हें जो दर्द और नफरत महसूस हुई, उसका फायदा उठाते हुए बाई जेमिन ने न केवल अपने हमले नहीं रोके, इसके विपरीत वह और अधिक क्रूरता से काटने लगा। उसके हाथों में जुआनयुआन तलवार ब्लेडों का बवंडर बन गई थी जो प्रति सेकंड मांस के बड़े टुकड़े काट देती थी। विशाल हाथी भरिंग बहुत शक्तिशाली था। इसकी रक्षा शक्तिशाली थी और इसका सींग छोटी इमारतों को गिराने के लिए काफी मजबूत था। हालांकि इसकी गतिशीलता इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अपने ऊपरी शरीर पर बाई जेमिन के साथ विशाल हाथी भरिंग के पास उस क्षेत्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल उसे वहां से नीचे धकेलने की पूरी कोशिश कर सकता था। गर्जन। एक जानवर की तरह जो पूरी तरह से उन्मत्त हो गया था, रूपांतरित भरिंग ने भयंकर रूप से छटपटाना शुरू कर दिया क्योंकि वह आसपास की हर इमारत से टकरा रहा था। इनमें से कुछ इमारतें तुरंत ढह गईं जबकि अन्य कई बार प्रहार के बाद भी मजबूती से टिकी रहीं। बाई जेमिन को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ और उसके शरीर और दिमाग में महसूस होने वाली कमजोरी धीरे धीरे उस पर इस हद तक हावी हो रही थी कि उसकी दाहिनी आंख से भी उसे अपने आसपास का दृश्य धुंधला दिखाई देने लगा। उसके सिर से खून टपकने के कारण उसकी बाईं दृष्टि व्यावहारिक रूप से अवरुद्ध हो गई थी और थकावट के कारण उसकी दाहिनी दृष्टि कमजोर हो गई थी। बाई जेमिन एक मशीन के समान हो गई थी। खुद को गिरने से बचाने के लिए दस्ताने के उभरे हुए कांटे को राक्षस के मांस में मजबूती से फंसा दिया गया। उसने अपनी तलवार से लगातार वार किया, ये जानते हुए कि रुकने का मतलब उसके रास्ते का अंत था। मौत के मुंह में न जाने का विचार ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने उसे स्थिर रखा। दोनों जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कई मिनट तक लड़ते रहे, उच्च विकास के लिए दूसरे को हराने की कोशिश करते रहे। विशाल हाथी भरिंग के उन्मत्त आक्रमण से ढहने वाली 20 से अधिक इमारतों के कारण लगातार होने वाले विस्फोटों की आवाज ने गड़गड़ाहट की आवाज को मात दे दी थी। फार्मेसी के आसपास का क्षेत्र डेड जोन बन गया था। उनके विकृत शरीर और अनगिनत सीमेंट ब्लॉकों के साथ कुचले हुए ज़ोंबी हर जगह बिखरे हुए थे। उनमें से कुछ ने अपने दिमाग को बरकरार रखते हुए ध्वनि के स्रोत की ओर रेंगते हुए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, अपने पैरों को अपने शरीर के बाकी हिस्सों से अलग कर लिया। 200 से अधिक लाशों का खून, विशाल राक्षस द्वारा खोए गए भारी मात्रा में खून के साथ मिलकर इस हद तक जमा हो गया था कि भयंकर तूफान के पास भी इससे पहले की तरह आसानी से धोने का कोई रास्ता नहीं था। अनंत काल की तरह लगने के बाद हाथी बीटल की जंगली हरकतें बंद हो गईं और उसका चार्ज रुक गया। लगातार खून की हानि के बाद बाई जेमिन द्वारा इतने नाजुक और घातक क्षेत्र में बार बार हमला किए जाने के बाद जानवर ने अंततः अपनी सारी ऊर्जा खो दी और जमीन पर गिर गया। बूम! एक ढहती हुई इमारत के समान विस्फोट ने आसपास की जमीन को हिला दिया और बाई जेमिन का शरीर लगभग उड़ गया। हालांकि उन्हें उड़ान के लिए नहीं भेजा गया था, लेकिन उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह बहुत अधिक थी। जैसे ही उसे लगा कि उसके बाएं हाथ की हड्डियां चटक रही हैं, दर्द की हृदय विदारक चीख उसके मुंह से निकल गई। खुद को स्थिर रखने के लिए बाई जेमिन के पास अपने बाएं हाथ के साथ साथ अपने पियर्सिंग दस्ताने पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ऐसे अचानक और आकस्मिक आवेग से पीड़ित होकर उसकी कलाई जो इतनी लचीली नहीं थी, पीछे की ओर झुक गई थी। विशाल हाथी बीटल के शरीर पर आग की लपटें बंद हो गई थी क्योंकि जानवर ऊर्जा की खपत का सामना नहीं कर सका और नए दर्द ने बाई जेमिन के दिमाग को एक पल के लिए स्पष्ट कर दिया। स्पष्टता की अचानक वृद्धि का उपयोग करते हुए बाई जेमिन ने अपनी तलवार लहराई और पहले से भी तेज गति से वार किया। 50 से अधिक बार काटने के बाद उसके रेटिना में कई हरे अक्षर चमक उठे। सोल रिकॉर्ड के आने के बाद तमाम अव्यवस्थाओं के जन्म के बाद से बाई जेमिन को उन अजीब संदेशों को देखकर कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी। उसका मुंह कई बार खुला और बंद हुआ जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में वह इतना थक गया कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। इससे पहले कि पूरी दुनिया नियंत्रण से बाहर हो जाए, बाई जेमिन सिर्फ एक सामान्य छात्र थी जो बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते हुए अपना दैनिक जीवन जीती थी। हालांकि वह अभी भी बेहतर भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सब कुछ बदल गया था। उसके बाएं हाथ की हड्डियां टूट गई थीं, माथे से बहते खून के कारण उसकी बाईं आंख बंद हो गई थी, उसके कुछ काले बाल गहरे लाल रंग के हो गए थे,
उसके पैरों में चोट लगी थी और बुरी तरह जल गया था, और उसकी एक खुली आंख भी मुश्किल से निकल पा रही थी बाहरी दुनिया की किसी भी जानकारी में। उसने कब इतना कष्ट सहा था? भाई जेमिन ने अतीत में एक बार सुना था कि जब दर्द एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाता है तो मस्तिष्क स्वचालित रक्षा तंत्र के रूप में उन रिसेप्टर्स को बंद कर देता है ताकि दर्द महसूस करना संभव न हो। पहले वह इस बात को लेकर इतने आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि वह भयानक स्थिति में था, उसका दिमाग इतना थक गया था कि उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। हाथी बीटल के खोल के आसपास की लपटें उसकी मृत्यु के बाद बुझ गईं और उसे दबी हुई जलती हुई गर्मी खोने के बाद क्षेत्र में एक बार फिर से बारिश होने लगी। 3 से अधिक मीटर के प्राणी के ऊपर खड़े होकर भाई जेमिन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने अपना चेहरा आसमान की ओर उठा लिया क्योंकि उसे लगा कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिर रही हैं। हालांकि लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी, जुआनयुआन तलवार पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई थी क्योंकि यह तलवार ही एकमात्र तरीका था जिससे वह इस समय सुरक्षित महसूस कर सकता था। थककर उसके पैर डगमगा गए और वह खुद को नीचे गिरने से नहीं रोक सका। दरअसल वह इतना थक गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह जमीन पर गिर रहा है। उसे अपने आसपास की हवा ही महसूस होती थी और बस यही थी। हालांकि सौभाग्य से जैसे ही वह जमीन पर गिरने वाला था, किसी ने उसे पकड़ लिया और उसकी पहले से ही भयानक स्थिति को और भी बदतर बना दिया। एक अत्यंत कोमल शरीर ने उसे धीरे से पकड़ लिया। गुलाबों की परिचित लेकिन साथ ही अपरिचित सुगंध उसके थके हुए शरीर पर छा गई और जैसे कि यह उसकी स्थिति को राहत देने के लिए सबसे अच्छी दवा थी। वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा और सांस लेने लगा जैसे कि वह नशे में हो। अच्छा काम भाई जेमिन। किसी शिशु की सी मृदुल और निर्मल आवाज उसके कानों में पड़ी। हालांकि वह अब ये भेद नहीं कर सका कि क्या था। वह एक अद्भुत जीत थी। अब आप आराम कर सकते हैं। मानो वे उसकी मां और सबसे प्रिय प्राणी के शब्द थे। भाई जेमिन ने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि अंततः थकावट ने उसे हरा दिया और उसके चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान उभर आई। आपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल लेवल 30 की सोल पावर हासिल कर ली है। जादू जोड़ 50, मन जोड़ 70, स्वास्थ्य जोड़ 40, सहनशक्ति जोड़ 28, ताकत जोड़ 15। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 16 पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए जोड़ 2 स्थिति अंक मिलते हैं। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 17 पर पहुंच गए हैं। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 18 पर पहुंच गए हैं। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 19 तक पहुंच गए हैं। आपको मिलता है। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 20 पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए जोड़ 2 स्थिति अंक मिलते हैं।